हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश बार रोशन। तो 20 दिन 20 मैराथन की आज हमारी क्लास 6 है और आई होप, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पिछली जो 5 क्लासेस है वो आप लोगों ने देखी होगी और आप लोगों को काफ़ी अच्छा जो बेनिफिट है उससे मिल रहा होगा। ठीक है, अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है तो आप भाई क्लासेस को शेयर कर दिया करो, आप एक प्यारा सा कॉमेंट छोड़ के जाया करो, मैंने आपको पहले भी बताया था। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, जैसे काफ़ी बच्चे जो है ना कॉमेंट करके मुझे बोल रहे हैं कि सर एक सेपरेट जो है ना सिनोनिम की वीडियो, सेपरेट एक एंटोनिम की वीडियो, सेपरेट एक इडियम्स की वीडियो और सेपरेट एक वन वर्ड की वीडियो। ठीक है, तो ऐसी वीडियो लाने के लिए बोल रहे हैं। हालांकि मैंने प्लान सब कुछ किया हुआ है क्योंकि हमें 20 दिन तक पढ़ना है। तो 20 दिन में अभी तो मैं क्या करा रहा हूँ फिलहाल आपको, जैसे एक क्लास में आपको करा रहा हूँ एरर इंप्रूवमेंट और ब्लैंक की, फिर एक करा रहा हूँ मैं आपको वोकैब की जिसमें सिनोनिम, एंटोनियम, वन वर्ड, इडियम सब पढ़ रहे हैं। ऐसे ही पढ़ रहे हैं हम लोग सीक्वेंस में, है ना, ऐसे पढ़ रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए सेपरेट सेपरेट क्लास भी लाने वाला हूँ, जैसे एक सेपरेट क्लास लेके आने वाला हूँ जिसमें आपको मतलब सारे के सारे इंपॉर्टेंट सिनोनिम मिलेंगे, 500 या 1000 जितने भी लेके आऊँगा, लेकिन वही होंगे। उसके अलावा एग्जाम में नहीं आएगा बाहर से, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसके अलावा बाहर से नहीं आएगा क्योंकि कंटेंट अभी रेडी हो रहा है। ठीक है, एक क्लास में तो कराना पॉसिबल नहीं है, 2 से 3 क्लास में सिनोनियम, 2 क्लास में मान लो, 2 क्लास में एंटोनियम, 2 क्लास में वन वर्ड, 2 क्लास में इडियम और 1 क्लास में फ्रेजल वर्ब, 1 क्लास में स्पेलिंग। तो ये सब कुछ मैंने प्लान किया है, मतलब 10 क्लासेस में मैं आपको ये कराने वाला हूँ और 10 क्लास के अंदर मैं आपको क्या कराने वाला हूँ। अब जैसे आज हमारी 6ठी क्लास है, आगे आने वाली जो आपकी 4 क्लासेस हैं वो पूरी तरीके से आपकी क्या रहने वाली है, वो पूरी तरीके से आपकी रहने वाली है क्या, वो पूरी तरीके से आपकी रहने वाली है ग्रामर बेस्ड, जिसके अंदर मैं आपको बहुत सारे कॉमन एरर्स, बहुत सारे सेंटेंस इंप्रूवमेंट और इसके अलावा बहुत सारे ब्लैंक्स कराने वाला हूँ। और उसके बाद की जो क्लासेस रहने वाली हैं वो सारी की सारी कौन सी रहने वाली है, वोकैब वाली क्लासेस रहने वाली है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। पिछली क्लासेस में मैंने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट बता दिए, बहुत सारे मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिए ग्रामर के, और आगे आने वाली जो 3-4 क्लासेस है उसके अंदर भी मैं आपको ग्रामर के बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं कराने वाला हूँ, मिसलेनियस प्रैक्टिस में आपको कराने वाला हूँ। उसके बाद में जो मैंने बताया कि वोकैब का भी प्लान हम लोग कर रहे हैं वो भी आएगा, मतलब 20 दिन में अगर सब कुछ रिवाइज कराना है तो सब कुछ रिवाइज में कराऊंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और जो मैं वोकैब की पहली क्लास लेके आने वाला हूं, तो आप इस वीडियो के नीचे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे, आप मुझे बताओगे कि जो वोकैब की पहली क्लास है वो आपको क्या चाहिए, सिनोनियम चाहिए, एंटोनियम चाहिए या वन वर्ड चाहिए या आपको इडियम चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको फ्रेजल वर्ब चाहिए या आपको स्पेलिंग चाहिए, क्या चाहिए। फ्रेजल वर्ब स्पेलिंग को तो खैर मैं एक ही में कर दूंगा, अलग अलग क्लास उसकी नहीं रखेंगे। ठीक है, बेशक थोड़ी सी लंबी क्लास कर दे 2 से 2.5 घंटे की, लेकिन एक ही क्लास के अंदर फिनिश करेंगे। अब आप क्या करोगे, कमेंट करके मुझे आप ये बताओगे कि पहली क्लास आपको कौन सी चाहिए, सिनोनियम, एंटोनियम, इडियम, वन वर्ड। मतलब अगर मुझे कमेंट के अंदर, चलो ज़्यादा वो नहीं रखते हैं, अगर मुझे 500 कमेंट किसी चैप्टर के दिख गए, जैसे सिनोनियम के 500 कमेंट दिख गए या एंटोनियम के 500 दिख गए, वन वर्ड के 500 दिख गए, तो मैं सबसे पहले वही करा दूंगा आपको। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? तो आप कमेंट करके बताओ, आपका जो ओपिनियन है उसको हम कंसिडर करेंगे बिल्कुल। और जब तक आप क्या करो, जो मैं ग्रामर आपको करा रहा हूँ आप उस पर फोकस करो, क्योंकि ग्रामर के बहाने से मैं आपको सारे के सारे जो ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं क्या करवा रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लो, कॉपी पेन निकाल के रेडी रहो। सबसे पहले क्या करना है, जो मैं आपको हमेशा से बताता हूँ कि आपको पॉज करना है और पॉज करके खुद से पहले ट्राई करना है, उसके बाद मैं आपको कराता हुआ दिख जाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्पॉट द एरर्स। आज का पहला क्वेश्चन, मिसेस प्रताप बीइंग अ गुड टीचर शी हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड। आप इसको करना चाहोगे, इसमें आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, किस पार्ट में एरर है। ठीक है, बता दोगे आंसर। देखो, मिसेस प्रताप बीइंग अ गुड टीचर, जो मिसेस प्रताप है, ठीक है, एक अच्छी टीचर होने के नाते, यानी कि जो अच्छी टीचर है ये कौन है, ये मिसेस प्रताप ही तो है। अगर ये दोनों अलग अलग व्यक्ति होते तो मैं दोनों को एंड से जोड़ता। ये तो सिंपल सा रूल आपको पता है कि अगर मैं 2 अलग अलग नाउन को जोड़ूंगा तो एंड से जोड़ूंगा ना, कॉमा से तो नहीं जोड़ूंगा। कॉमा से तब जोड़ते हैं जब 2 से ज्यादा होते हैं, जैसे राम श्याम एंड सोहन, कॉमा लगाते हैं राम श्याम के बीच में जब 2 से ज्यादा हो। यहाँ पर अगर 2 ही दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों को मैं एंड से जोड़ता। फिर आप कहोगे सर यहाँ पर तो तीसरा भी दिख रहा है मुझे एक सब्जेक्ट, सर ये भी सब्जेक्ट है, सर टीचर भी सब्जेक्ट है, सर मिसेस प्रताप भी सब्जेक्ट है, सर 3 है। तो मेरे भाई अगर 3 भी होता तो ये दोनों कॉमा से इन दोनों को एंड से जोड़ा जाता, हाँ कि ना, लेकिन दोनों को एंड से नहीं जोड़ा गया, दोनों को एंड से नहीं जोड़ा गया। मैं क्या समझा रहा हूँ, जब 3 लोग होते हैं तुम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, राम श्याम, यानी कि पहले वालों को कॉमा से जोड़ते हैं और बाद वाले को क्या करते हैं, एंड से जोड़ते हैं, ऐसे ही करते हैं। लेकिन इसको तो मैंने एंड से नहीं जोड़ा, इसका मतलब ये तीनों अलग अलग व्यक्ति नहीं है, तीनों अलग अलग व्यक्ति नहीं है। और वैसे भी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, जो मिसेस प्रताप है एक अच्छी टीचर होने के नाते, यानी कि अच्छी टीचर कौन है, ये मिसेस प्रताप, यही मिसेस प्रताप। ठीक है, अब बात करते हैं फिर ये शी कौन है, ये शी कौन है, मिसेस प्रताप और टीचर तो एक ही इंसान हो गए। और ये जो आपका वर्ब है हैज, ये इसके लिए लग रहा है, इसी के लिए लग रहा है ना, क्योंकि मिसेस प्रताप और टीचर दोनों क्या है, एक है, दोनों क्या है, एक है। तो आपका जो वर्ब है वो सिंगुलर रहेगा। तो ये जो हैज है वो इस पूरे सब्जेक्ट के लिए आया, क्योंकि पूरा सब्जेक्ट असल में एक ही है।
ये पूरा सब्जेक्ट असल में क्या है, एक ही है, हाँ कि ना। कुछ समझ में आ रहा है भाई कि नहीं आ रहा? तो मिसेस प्रताप बीइंग अ गुड टीचर, यहाँ पर जो हैज है वो इसके लिए आ गया, बीन सेलेक्टेड मतलब मिसेस प्रताप को सेलेक्ट किया गया है, मिसेस प्रताप को सेलेक्ट किया गया है। क्यों सेलेक्ट किया गया है? एक अच्छी टीचर होने के नाते। और किस चीज के लिए सेलेक्ट किया गया? फॉर द नेशनल अवार्ड। तो जब आपको पता है कि भाई इसको चुना गया है और यही एक अच्छी टीचर है, तो ये शी कौन है? ये शी कौन है? ये शी वो है, बोलते हैं ना कि मैं कौन तू खामा खा, बोलते हैं ना। तो जो शी है ये यहाँ पर क्या है? खामा खा, यानी कि इसका कोई यूज ही नहीं है यहाँ पर, ये सुपरफ्लुअस है। ये क्या है? सुपरफ्लुअस है, यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है वो इतना सा है। मिसेस प्रताप बीइंग अ गुड टीचर हैज बीन अवार्डेड, कि मतलब मिसेस प्रताप को अच्छा टीचर होने के नाते अवार्ड के लिए क्या अवार्ड दिया गया है? किस चीज के लिए? मतलब अच्छा टीचर होने के लिए। कौन सा अवार्ड दिया गया है? नेशनल अवार्ड दिया गया है। तो ये शी कौन है? ये शी कोई नहीं है, ये शी कोई नहीं है। समझ में आ रहा है? यानी कि क्या ये सुपरफ्लुअस है। क्या है ये? सुपरफ्लुअस, यानी कि एक्स्ट्रा लगा हुआ है। तो इसको आपको क्या करना है? इग्नोर करना है। तो आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो एरर आपके बी पार्ट में, तो बी आपको इसमें दिखाई दे रहा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? समझ में आया? तो इस तरीके के क्वेश्चंस पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। वाइल एस्ट्रोलॉजी हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी का एक लंबा इतिहास रहा है। एस्ट्रोलॉजी का यानी कि ज्योतिषी शास्त्र का एक लंबा इतिहास रहा है। इट इज जनरली, इसको जनरली कंसिडर किया जाता है, मतलब माना जाता है स्यूडो साइंस। स्यूडो साइंस क्या होता है? स्यूडो जो होता है ना, सफिक्स, एक प्रीफिक्स होता है। ये जो स्यूडो लिखा हुआ है यहाँ पर, स्यूडो जो है ना एक प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? किसी शब्द की शुरुआत में हम इसको जोड़ते हैं, स्यूडो को। स्यूडो को हम किसी शब्द के शुरुआत में जोड़ते हैं। स्यूडो का क्या क्या मतलब होता है? स्यूडो का क्या मतलब होता है? अवास्तविक। क्या होता है? अवास्तविक। अवास्तविक मतलब, अवास्तविक मतलब झूठा, अवास्तविक मतलब झूठा, या फिर कह सकते हो नॉट रियल, नॉट रियल, या नॉट बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो स्यूडो का मतलब होता है अवास्तविक, यानी कि झूठा, यानी कि कह सकते हो अनरियल। क्या बोल सकते हो? अनरियल। आ रहा है भाई समझ में? नॉट जेन्युइन, क्या बोल सकते हो? अनरियल या नॉट जेन्युइन, अनरियल या नॉट जेन्युइन, यहां पर लिख लो अनरियल या फिर नॉट जेन्युइन, ठीक है। जैसे इसी से एक वर्ड बनता है आपका स्यूडोनिम। क्या बनता है? स्यूडोनिम। स्यूडोनिम क्या होता है? आप मुझे कमेंट में लिख के बताओगे, मैं देखता हूं आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। स्यूडोनिम का क्या मतलब है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दोगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्यूडोनिम? आप इसका आंसर मुझे कमेंट में दोगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये बहुत ही प्यारा वन वर्ड है जो आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, स्यूडोनिम। तो स्यूडो का मतलब क्या होता है? झूठा। तो स्यूडो के साथ में साइंस लगा दिया, मतलब एक ऐसा विज्ञान जो वास्तव में विज्ञान नहीं है। लोगों में भ्रम है कि एक विज्ञान है, लेकिन वास्तव में कोई विज्ञान ये नहीं है, उसको बोलते हैं स्यूडोनिम। क्या बोलते हैं? स्यूडोनिम। तो एस्ट्रोलॉजी का हालांकि एक लंबा इतिहास है, लेकिन इसको क्या माना जाता है? स्यूडो साइंस माना जाता है। क्या माना जाता है? स्यूडो साइंस माना जाता है। क्या माना जाता है? स्यूडो साइंस माना जाता है। तो स्यूडो साइंस एक नाउन है मेरे भाई, ठीक है। सेंटेंस में जब कभी भी आप नाउन यूज करते हो, तो नाउन के साथ में आप कोई ना कोई डिटरमाइनर यूज करते हो। डिटरमाइनर का क्या मतलब होता है? डिटरमाइनर का मतलब कोई एडजेक्टिव हो सकता है छोटा मोटा, जैसे कि अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, मच, वेरी, ऐसा कोई एडजेक्टिव हो सकता, वेरी कह रहा हूँ सॉरी, मच हो सकता है, मैनी हो सकता है, या फिर आर्टिकल ए एंड द हो सकता है। कोई भी डिटरमाइनर आप क्या करते हो? नाउन के साथ ऐड करते हो। आप इस चीज को हमेशा याद रखो कि कभी भी नाउन को अकेला नहीं छोड़ना, कभी भी नाउन को अकेला नहीं छोड़ना। नाउन के साथ में कोई ना कोई डिटरमाइनर लगाओ, चाहे कोई आर्टिकल लगाओ, चाहे कोई एडजेक्टिव लगाओ, कुछ भी लगाओ, लेकिन नाउन के साथ लगाओ, नाउन के साथ लगाओ। तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे एक आर्टिकल लगाना है, मुझे क्या लगाना है? एक आर्टिकल, तो आप क्या लगाओगे? अगर मैं आपसे कहता हूं कि कुछ नहीं है तो एक आर्टिकल लगा दो, क्योंकि स्यूडोनिम क्या है? स्यूडोनिम क्या है? एक ऐसा विज्ञान जो कि रियल नहीं है, जो कि रियल नहीं है। तो यहां पर क्या बोलना चाह रहा हूं कि वाइल एस्ट्रोलॉजी हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री, इट इज जनरली कंसिडर्ड, इसको कंसिडर किया जाता है क्या? एक स्यूडोनिम। इसको कंसिडर किया जाता है एक स्यूडोनिम, एक स्यूडोनिम, एक स्यूडोनिम। तो एक के लिए अ होता है, एन होता है। मैं आपसे पूछूं क्या लगाओगे? आप कहोगे सर जी ए लगाएंगे हम यहाँ पर, क्योंकि इसका जो पहला जो लेटर है वो क्या है? स्यूडोनिम, यानी कि स है। स क्या है? एक व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के लिए क्या लगा देते हैं? अ लगा देते हैं। तो यहाँ पर जो है ना स्यूडो साइंस के साथ क्या आ जाएगा? मैंने स्यूडोनिम स्यूडोनिम बोल दिया 2-3 बार, उसको इग्नोर करना, स्यूडो साइंस, ठीक है। तो स्यूडो साइंस के साथ में अगर मैं आपसे पूछूं क्या आएगा, तो भैया क्या आ जाएगा? आ जाएगा। यानी कि जो एरर है वो किस वाले पार्ट में है? वो स्यूडो साइंस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में। स्यूडो साइंस यानी कि नाउन के साथ में आपको आर्टिकल यहाँ पर क्या लगाना है? अ लगाना है। अ स्यूडो साइंस यानी कि एक अनरियल साइंस, एक
अनरियल साइंस, यानी कि ऐसा साइंस जिसको साइंस बोलते हैं लेकिन एक्चुअल में वो साइंस नहीं है, वो स्यूडो है। क्या है वो? स्यूडो। तो क्या आ जाएगा? अ स्यूडो साइंस। ठीक है, आर्टिकल की एरर थी यहाँ पर। इन ऑर्डर टू गिव अप द बैड हैबिट, मतलब बैड हैबिट को छोड़ने के लिए, ऑफ स्मोकिंग, स्मोकिंग की जो बैड हैबिट है उसको छोड़ने के लिए, यूज ऑफ च्युइंगम, च्युइंगम का यूज करना, और सिमिलर अदर मेथड, या फिर कोई और उसी की तरीके का मेथड यूज करना, कैन बी हेल्प्ड, कैन बी हेल्प्ड। अब आप कहोगे सर मॉडल के साथ सर हम V1 लगाते हैं, ठीक है सर, लेकिन जब मॉडल के साथ बी लगा देते हैं, जब मॉडल के साथ क्या लगा देते हैं? बी, तो सर इसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये सर एक्टिव होता है और ये सर पैसिव होता है, ये बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है, ये एक्टिव होता है पैसिव होता है। तो सर बिल्कुल ठीक है, मॉडल के साथ में बी आ रहा, बी के साथ में V3 आ रहा है ना, मॉडल के साथ में बी आ रहा, बी के साथ में V3 आ रहा है, बोलो हाँ कि ना? आ रहा है मेरे भाई। अगर आप कैन बी हेल्प्ड कर रहे हो तो उसका क्या मतलब है कि की सहायता की जा सकती है, की सहायता की जा सकती है, यानी कि आप इसको क्या मान रहे हो? पैसिव मान रहे हो। आप इसको क्या मान रहे हो? पैसिव मान रहे हो। इसका मतलब इसके पहले जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि पैसिव का मतलब क्या है? शुरुआत ऑब्जेक्ट से होती है, मेन हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो यानी कि यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट होगा हम क्या बोल रहे हैं कि उसकी मदद की जा सकती है, वो किसी की मदद नहीं करेगा बल्कि उसकी मदद की जा सकती है। तो किसकी मदद की जा सकती है? बल्कि यहाँ पर तो ये बोल रहा है कि अगर आपको स्मोकिंग की बैड हैबिट छोड़नी है तो जो च्युइंगम है, च्युइंगम का जो यूज है या फिर और भी कोई सिमिलर मेथड है ना, ये इसकी मदद करोगे आप या ये आपकी मदद करेगा स्मोकिंग को छोड़ने में? च्युइंगम या फिर कोई दूसरा मेथड, आप इसकी मदद करने की यहाँ पर बात कर रहे हो या फिर आप ये बोल रहे हो कि ये आपकी मदद कर सकता है, ये आपके लिए मददगार हो सकता है? च्युइंगम या फिर कोई दूसरा मेथड ये आपके लिए मददगार हो सकता है या आप इसकी मदद कर रहे हो? आप कहोगे सर ये हमारे लिए मददगार हो सकता है, यानी कि ये तो हमारा सब्जेक्ट हुआ ना सर, ये तो सर हमारा सब्जेक्ट हुआ, यूज ऑफ च्युइंगम एंड सिमिलर अदर मेथड, ये तो हमारा सर सब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट नहीं हुआ सर ये। यानी कि ये काम को करने वाला है, काम को रिसीव नहीं कर रहा है सर ये, यानी कि पैसिव तो नहीं हो सकता सर ये। अगर ये पैसिव नहीं है मेरे भाई तो यहाँ पर हेल्प की जगह पर क्या लगा दो? हेल्पफुल, सहायक हो सकता है, खत्म होगी कहानी। कितना मुश्किल था? कैन बी हेल्पफुल, कैन बी हेल्पफुल यानी कि सहायक हो सकता है, कैन बी हो सकता है। क्या देखो कैन यानी कि मॉडल के बाद में V1, मॉडल के बाद में V1 और उसके बाद में क्या लगा दिया हमने? एडजेक्टिव। क्या लगा दिया हमने? एडजेक्टिव। ठीक है, आए समझ में? यानी कि एक्टिव है तो एक्टिव का मतलब मॉडल के बाद V1, तो मेरे भाई मॉडल के बाद V1 ही तो है, बी भी तो अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बोलो हाँ कि ना? यानी कि अगर आप बैड हैबिट छोड़ना चाहते हो स्मोकिंग की तो च्युइंगम या फिर जो बाकी मेथड है वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। कैन बी हेल्प्ड नहीं, कैन बी हेल्पफुल। ठीक है, यानी कि पार्ट डी में एरर है मेरे भाई, पार्ट डी में एरर है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अ मैन हु हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ फ्रॉड, एक ऐसा आदमी जिसके ऊपर आरोप लगा हो फ्रॉड करने का, इन एन अर्लियर जॉब, एक पिछली जॉब में, ही विल नेवर बी, तो ये ही लगाने का मतलब कि आपने इस इंसान को अलग कर दिया इस इंसान से। अ मैन हु हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ फ्रॉड इन एन अर्लियर जॉब, यहां से लेकर यहां तक किसी एक इंसान की बात हो रही है, बोलो हाँ कि ना? यहां से लेकर यहां तक किसी एक इंसान की बात हो रही है, ये हो गया नाउन क्लॉज, ये क्या हो गया आपका? नाउन क्लॉज हो गया। ठीक है, अ मैन हु हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ फ्रॉड, एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर फ्रॉड का आरोप लगा हो पिछली जॉब में, तो यहां से लेकर यहां तक पूरा एक इंसान है। ही विल, तो ये ही एक अलग इंसान अगर आप मानना चाह रहे हो, थोड़ी देर के लिए सपोज करो, तो यहां पर एंड आना चाहिए था, मतलब एक ऐसा आदमी जिसके ऊपर आरोप लगा हो फ्रॉड का, एंड ही, और वो, तो ये ही एक अलग इंसान बन जाएगा, बोलो हाँ कि ना? एंड ही विल नेवर बी वेलकम इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर फ्रॉड का आरोप हो और वो कौन है हमें नहीं पता, मतलब उन दोनों का कभी स्वागत नहीं किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर। तो ये ही कौन है? ये बेमतलब है कि नहीं है? ये जो ही यहाँ पर आ रहा है बेमतलब आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि अगर ये आ रहा होता तो पहली बात तो यहाँ पर एंड आता, दो अलग अलग व्यक्ति होते, उसके बारे में भी कुछ ना कुछ बताया जाता कि उसने भी घपला किया या उसने भी चोरी की है। भाई इसका तो स्वागत क्यों नहीं होगा किसी कंपनी में? मुझे पता कि इसके ऊपर आरोप लगा है फ्रॉड का। ये ही कौन है? ये ही कोई नहीं है, हमारा सिंगल सब्जेक्ट यही है। तो ही यहाँ पर क्या? बिना मतलब, जो पहला एग्जाम्पल जो मैंने बताया था कि कभी कभी प्रोनाउन को बिना मतलब दे दिया जाता है, उसकी जरूरत हमें नहीं होती है लेकिन बिना मतलब दे दिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। अ मैन हु हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ फ्रॉड इन एन अर्लियर जॉब विल नेवर, यानी कि आपका सब्जेक्ट हो गया पूरा ये। ठीक है, और इसके बाद सीधा क्या आ गया? आपका वर्ब आ गया, बोलो हाँ कि ना? तो यहाँ पर ही जो है वो बिना मतलब दिया हुआ है। ठीक है, तो एरर किसमें? जिसमें ही दिख रहा है उसी में एरर होगा, उसी को उठा के लगा दो आंसर। ही किसमें दिख रहा है? इन एन अर्लियर जॉब, ही इसमें दिख रहा है ही, तो ये आपका आंसर, क्योंकि मुझे पता है ही नहीं आना चाहिए, ही नहीं आना चाहिए। आ रहा है समझ में भाई? अब तो ये क्वेश्चंस, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप करने के योग्य हो, पिछली 4-5 क्लासेस आप ले चुके हो,
तो अब 5 क्लासेस आप ले चुके हो, तो अब तो इतना कम से कम आपको समझ में आने लग गया होगा कि हाँ देखो। और सारे ऐसे लेवल के क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं और एग्जाम में आए हुए भी हैं। आपके सामने लिखा है ना CHSL टीयर 2, जो जनवरी में जो एग्जाम हुआ है CHSL टीयर 2 का, उसका क्वेश्चन है ये, उसी का क्वेश्चन है ना। यानी कि इस साल आने के भी प्रबल चांसेस है इसके। तो ये कॉन्सेप्ट इसलिए मैंने आपको बताया कि कई बार प्रोनाउन बिना मतलब दे दिया जाता है, कई बार प्रोनाउन बिना मतलब दे दिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इट बीइंग अ स्टॉर्मी नाइट, इट बीइंग अ स्टॉर्मी नाइट, एक कॉन्सेप्ट बता दूं बड़ा प्यारा सा, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, ठीक है, अपने स्टाइल में अपने तरीके से, ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर कभी भी सेंटेंस की शुरुआत में आपको बीइंग दिख जाए या फिर कोई V1 प्लस ING दिख जाए, से सेंटेंस स्टार्ट हो, सेंटेंस स्टार्ट हो। इतना दावा है कि ये कॉन्सेप्ट आप कभी भूलोगे नहीं। वैसे तो मेरे पढ़ाए हुए कोई कॉन्सेप्ट नहीं भूलोगे, और ये भी कभी नहीं भूलोगे। जब कभी भी आपको दिख जाए कि सेंटेंस बीइंग से या V1 ING से शुरू है, बीइंग से या V1 ING से शुरू है, कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि बीइंग अ रेनी डे, बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट कम, मतलब बारिश का दिन होने की वजह से आई कुड नॉट कम, मैं नहीं आ सका। एक और एग्जांपल लेते हैं, वॉकिंग along the road, walking along the road, a car hit him, walking along the road a car hit him, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूं, यहां लिख देता हूं, being ill I could not come, ठीक है। 3 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखे हैं, तीनों को बहुत ध्यान से बहुत आराम से समझने की कोशिश करना। देखो, ऐसा जब आपको सेंटेंस दिखाई देगा जिसकी शुरुआत बीइंग से या V1 ING से हो, मैंने क्या बताया, देखो SSC के अंदर रटे रटाए कॉन्सेप्ट है जिनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। SSC उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल बच्चे समझते हैं इसको, बस वही है कि कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा लगता है इसलिए बच्चे घबरा जाते हैं, वरना एग्जाम थोड़ी मुश्किल आता है। कट ऑफ हाई जाने का मेन रीज़न ये है कि बहुत सारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, वरना मुश्किल नहीं होता। इंग्लिश के अंदर गिने चुने 100 से 120 के बीच में ऐसे कॉन्सेप्ट है, पूरे ग्रामर का निचोड़ है वो, उससे बाहर तो कुछ आता ही नहीं है। इसलिए मैंने भी 101 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर की सीरीज चला रखी है इसी चैनल पे। आप प्लेलिस्ट में जाओगे, आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई देगी 101 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर, आप एक बार देखना। उसके अंदर शायद 11 क्लासेस हो चुकी हैं, और सोचो 11 क्लासेस के अंदर मैंने कितना कंटेंट करा दिया होगा, पूरी ग्रामर रिवाइज करवा रखी है। वो अगर कॉन्सेप्ट्स भी आप करके चले गए ना, आपको ग्रामर और कहीं से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये भी उसके अंदर समझाया हुआ है मैंने। तो ऐसे में क्या करना है, जब आपको बीइंग से या V1 ING से शुरू मिल जाए ना, तो आप हमेशा देखना, ये हमेशा होगा, ये होगा इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है। हमेशा देखना कि सेंटेंस जो है ना 2 पार्ट में होगा, वहां पर सेंटेंस हमेशा वहां पर क्या होगा, 2 पार्ट में होगा। जैसे देखो, बीइंग अ रेनी डे, बारिश का दिन होने की वजह से मैं नहीं आ सका। बीइंग इल, बीमार होने की वजह से मैं नहीं आ सका। वॉकिंग अलोंग द रोड, यानी कि रोड के साथ साथ में चलते समय, रोड के साथ साथ चलते समय अ कार हिट हिम, एक कार ने उसे टक्कर मार दी, एक कार ने उसे क्या कर दी, टक्कर मार दी। तो ऐसे सेंटेंस में 2 पार्ट्स होते हैं। तो ध्यान रखना, जो सेकंड वाला पार्ट होता है ना, आपको हमेशा उसके अंदर एक प्रॉपर सब्जेक्ट जो है ना वो दिया जाएगा। ये ध्यान, मैंने क्या बोला, रटे रटाए कॉन्सेप्ट है। सेकंड वाले पार्ट के अंदर हमेशा आपको एक सब्जेक्ट दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर दे रखा है आई, यहाँ पर भी दे रखा है आई, और यहाँ पर दे रखा है आकार, ठीक है। सेकंड वाले में दे रखा है। फर्स्ट वाले में ऐसा होगा कि आपको सब्जेक्ट दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, बस आपको यही पहचान करनी है कि फर्स्ट वाले में सब्जेक्ट आएगा नहीं आएगा या क्या होगा। देखो, इसमें कोई भी सब्जेक्ट फिलहाल नहीं है, इसमें कोई भी सब्जेक्ट फिलहाल नहीं है, और इसमें कोई भी सब्जेक्ट फिलहाल नहीं है। सीधा लिखा है ना, बीइंग अ रेनी डे, बरसात का दिन होने की वजह से। बीइंग इल, बीमार होने की वजह से। वॉकिंग अलोंग द रोड, रोड पे चलने के साथ साथ कौन चल रहा है, बीमार कौन है, क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है। अब आपको देखना क्या होता है ना, मेन चीज जो आपको देखनी है, आपको देखना क्या होता है कि इस वाले पार्ट के अंदर, इस वाले पार्ट के अंदर जिस चीज की बात हो रही है, जिस काम के या जिस चीज के होने की बात हो रही है, और इस वाले पार्ट के अंदर जिस चीज के होने या जिस काम के होने की बात हो रही है, क्या उनको करने वाला सब्जेक्ट एक ही है या उनको करने वाला सब्जेक्ट अलग अलग है, बस आपको इतना देखना होता है। जैसे यहां पर अगर मैं बारिश का दिन होने की बात कर रहा हूं, तो जब भी हम बारिश को या मौसम को
या टाइम को या किसी भी नेचुरल फिनोमेना को इंडिकेट करना चाहते हैं तो हमेशा हम उसके लिए एक सब्जेक्ट लगाते हैं इट। आपको पता होगा जैसे कि इट इज रेनिंग, इट इज हॉट, इट इज कोल्ड, इट इज 3 o'clock। तो जब भी हम टाइम बताने की बात करते हैं, मौसम बताने की बात करते हैं या कोई नेचुरल फिनोमेना बताने की बात करते हैं तो उसका एक बना बनाया सब्जेक्ट होता है इट। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि इस सेंटेंस के हिसाब से या इस फ्रेज के हिसाब से, इस क्लॉज के हिसाब से, आप इस वाले क्लॉज को देखो, इस क्लॉज के हिसाब से आपको क्या लग रहा है, इसका सब्जेक्ट क्या हो सकता है? इसका सब्जेक्ट हो सकता है इट, हाँ कि ना? इसका सब्जेक्ट क्या हो सकता है? इट। यहां पर दिया नहीं हालांकि, लेकिन इसका सब्जेक्ट अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या हो सकता है, आप कहोगे सर इट हो सकता है, और इसका सब्जेक्ट क्या है? आई। यानी कि आपको इतनी सी बात समझ में आई कि दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग है। अगर दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग है तो इसको आपको एक सब्जेक्ट देना पड़ेगा, यानी कि एक सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस होना जरूरी है। क्या बोला मैंने? एक सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस का होना जरूरी है, क्योंकि दोनों का सब्जेक्ट मुझे पता चल गया कि अलग अलग है। यहां पर जो आने का काम है वो मैं कर रहा हूं, लेकिन बारिश का दिन जो है वो कुछ और है, वो मैं थोड़ी हूं। बारिश का दिन क्या है? इट है। यानी कि जब आपको लग गया कि हाँ दोनों जगह अलग अलग सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो इसको आपको क्या देना पड़ेगा? एक सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस। और आपको पता है कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या आएगा? यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा इट। तो पहले इस बी को कैपिटल से स्मॉल में चेंज कर दो, ठीक है, यहाँ पर कर दो बीइंग। अब यहाँ पर आपको एक सब्जेक्ट लगा देना है, तो आपका सब्जेक्ट क्या लग जाएगा शुरुआत में? इट। अब ये सेंटेंस ठीक है, पहले ये गलत था। पहले लिखा था ना बीइंग अ रेनी डे, तो पहले क्या था? ये गलत था। क्या आ जाएगा? इट बीइंग अ रेनी डे। क्या आ जाएगा? इट बीइंग अ रेनी डे। अगला है बीइंग इल। बीइंग इल यानी कि बीमार होने की वजह से, आई कुड नॉट कम, मैं नहीं आ सका। अब एक बात बताओ, बीमार होने की वजह से मैं नहीं आ सका, तो जाहिर सी बात है जो ना आने का काम है वो मैंने किया है, और बीमार भी कौन था? मैं था। यानी कि सेंटेंस को पढ़ के मुझे पता चल रहा है कि जो काम यहाँ पे हो रहा है, जो काम क्या यहाँ पर हो रहा है, उन दोनों को करने वाला एक ही है। यानी कि इसका जो सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस है वो यही है, यानी कि दोनों का सब्जेक्ट कॉमन है। तो जब आपको लगे कि हाँ इसका और इसका सब्जेक्ट सेम है, तो जो सब्जेक्ट है केवल सेकंड वाले के साथ आता है, वो इसके साथ में अलग से नहीं आता, वो कॉमन बन जाता है दोनों का। क्या बन जाता है? कॉमन। यानी कि इस वाले पार्ट का जो सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस है वो यही है, यानी कि यहां पर आप कुछ लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सेंटेंस अपने आप में करेक्ट है। देख रहे हो फर्क? ऊपर बीइंग है लेकिन इट लगाना पड़ा, नीचे बीइंग है लेकिन कुछ नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि इन दोनों में सब्जेक्ट कॉमन है, लेकिन इन दोनों में सब्जेक्ट क्या था? अलग अलग था। वॉकिंग अलोंग द रोड, रोड पर चलने के समय या रोड पर चलने के दौरान, रोड के साथ साथ में चलने के दौरान, अ कार हिट हिम। देखो हिट करने का काम किसने किया है? कार ने किया है, लेकिन वॉक करने का काम कार थोड़ी कर रही होगी। अगर कार वॉक थोड़ी करती है, यानी कि वॉक करने वाला जो इंसान होगा कोई, वो अलग है, और यहाँ पर जो काम हो रहा है हिट करने का वो अलग है, यानी कि दोनों का सब्जेक्ट अलग है। पढ़ के अपने आप ही पता चलेगा, आपको मेहनत नहीं करनी है। दोनों का सब्जेक्ट अगर अलग है तो इस वाले पार्ट को भी आपको एक सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस देना पड़ेगा, सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस देना पड़ेगा। अब यहाँ पर वॉक करने की बात हो रही है तो यहाँ पर इट तो नहीं लगाओगे, इट तो तब लगाते जब निर्जीव चीज की बात हो, मौसम की बात हो, बारिश तूफान की बात हो, टाइम की बात हो। वॉक करने की बात हो रही है, मतलब कोई इंसान वॉक कर रहा होगा, कोई इंसान वॉक कर रहा होगा। कौन इंसान वॉक कर रहा होगा? जिसको टक्कर लगी होगी। बोलो हाँ कि ना? अगर कार ने उसको हिट किया, यहां पर हिम लिखा है मैंने, तो कॉमन सेंस है कि सब्जेक्ट ही होगा। बोलो हाँ कि ना? अगर कार ने हिम को हिट किया तो सब्जेक्ट शी थोड़ी हो जाएगा, सब्जेक्ट आई थोड़ी हो जाएगा, सब्जेक्ट वी थोड़ी हो जाएगा, सब्जेक्ट दे थोड़ी हो जाएगा। कार ने हिम को हिट किया तो चलने वाला ही होगा। हिम ऑब्जेक्ट है, उसका सब्जेक्ट क्या होता है? ही। अब आपको इसको कैसे बनाना है कि जिस समय वो सड़क पे चल रहा था, जिस समय सड़क पे चल रहा था, तो इसको आपको कॉन्टिन्यूटी में दिखाना होता है। तो कैसे बन जाएगा? वाइल ही वॉज। कैसे बन जाएगा? वाइल ही वॉज, इस तरीके से। हालांकि वहां पर आपसे ये नहीं बोलता कि बना के दिखाओ, वहां पर तो आपसे एरर पूछता है, ठीक है। तो इसका क्या बन जाएगा? वाइल ही वॉज। ये इसका बिल्कुल सही स्ट्रक्चर है, वाइल ही वॉज, ठीक है। वाइल ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड, कि जब वो रोड के साथ साथ में चल रहा था, अ कार हिट हिम। समझ गए? तो जब भी सेंटेंस की शुरुआत बीइंग से या V1 ING से हो तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि दो पार्ट में है सेंटेंस, देख लेना अगर है, फिर देखना क्या दोनों में सब्जेक्ट कॉमन है। अगर सब्जेक्ट कॉमन है तो भैया यहां पर कोई सब्जेक्ट नहीं आता, यहीं पर आता है एक ही सब्जेक्ट, ठीक है। अगर सब्जेक्ट कॉमन नहीं है तो आपको इस वाले पार्ट को भी एक सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस देना पड़ेगा, ठीक है। इट बीइंग अ स्टॉर्मी नाइट, अब यहां पर देखो, अगर थोड़ी देर के लिए इट को इग्नोर करें, बीइंग से शुरू हो रहा है, बीइंग अ स्टॉर्मी नाइट मतलब एक स्टॉर्मी नाइट होने की वजह से, ठीक है, के कारण, सॉरी के कारण, यू मस्ट थॉट ऑफ पोस्टपोनिंग, तुमने जरूर सोचा होगा पोस्टपोन करने का। यानी कि यहां पर काम हो रहा है पोस्टपोन करने का, और इस काम को करने वाला सब्जेक्ट अलग है, और यहां पर जिसकी बात हो रही है, स्टॉर्मी नाइट की बात हो रही है, इसका सब्जेक्ट अलग है। इसका सब्जेक्ट क्या होगा? इट होगा।
क्योंकि मैंने क्या बताया, जब भी किसी नेचुरल फिनोमेना की बात करते हैं तो उसका सब्जेक्ट इट होता है। अब आपको जब ये पता चली गया कि भैया दो पार्ट्स हैं और दोनों के सब्जेक्ट क्या है, अलग अलग हैं, तो आपको पता है कि मुझे इस वाले पार्ट को इट देना पड़ेगा, तो इट मैंने दे रखा है, यानी कि इसमें एरर नहीं है। समझे? अगर यहाँ पर इट नहीं होता तो एरर होता, लेकिन इट है तो एरर नहीं है। ठीक है, इट बीइंग अ स्टॉर्मी नाइट यू मस्ट थॉट, एरर कहाँ पर है? अभी जो पीछे मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि मॉडल के बाद में डायरेक्ट क्या लगाते हैं हम लोग, डायरेक्ट हम लोग लगाते हैं V1। मॉडल के बाद डायरेक्ट हमें लगाना हो तो क्या लगाते हैं, V1। तो यू मस्ट थॉट की जगह पर क्या आ जाएगा, यू मस्ट थिंक। क्या आ जाएगा, यू मस्ट थिंक। तो एरर किस में है, पार्ट बी के अंदर। ठीक है, थॉट की जगह पर क्या आ जाएगा, थिंक, मस्ट थिंक। क्या आ जाएगा, मस्ट थिंक। अब आप कहोगे सर जब एरर कुछ और था तो आपने कुछ और कॉन्सेप्ट क्यों बताया? क्योंकि है तो इसी का पार्ट ना वो, ये जो कॉन्सेप्ट है इसी सेंटेंस का तो पार्ट है, मैं यही तो करता हूँ। मेरे को किसी भी सेंटेंस में अगर एक कॉन्सेप्ट दिख गया ग्रामर का, मैं उस कॉन्सेप्ट को आपको समझा देता हूँ। मैं नहीं देखता कि उसमें एरर है कि नहीं है, मेरे को दिख गया कि हाँ ये कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है, तो मैं उसको हैंड टू हैंड वहीं समझा देता हूँ, ताकि अगर आगे वो कॉन्सेप्ट आ जाए तो आप उसको कर सको। ठीक है, पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंसेस हैव बीन, वही है, मतलब करना आपको। सेंटेंस कहाँ से शुरू है, सेंटेंस आपका यहाँ से शुरू है। स्पेशलिस्ट से, जो स्पेशलिस्ट हैं वो कहते हैं, स्पेशलिस्ट से, स्पेशलिस्ट कहते हैं, यानी कि ये प्लूरल आपका सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी आपका प्लूरल है। अगर से की जगह सेज होता तो गलत हो जाता, क्योंकि सेज क्या है, सिंगुलर है। स्पेशलिस्ट से दैट दिस मेथड, ये जो मेथड है, स्पीड्स अप, दिस मेथड, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, एस लग गया तो सिंगुलर बन गया, बताया ना मैंने। जब नहीं है एस तो प्लूरल, एस लग गया तो सिंगुलर। ये जो मेथड है ये स्पीड अप करता है, क्या स्पीड अप करता है, लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज के सीखने को स्पीड अप करता है ट्रेमेंडसली। एडवर्ब लगा रखा है, बिल्कुल सीख है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लैंग्वेज लर्निंग को क्या करता है, स्पीड अप करता है। ठीक है, इसमें तो कोई एरर नहीं है, तो इसका आंसर नो होना चाहिए, नो एरर या नो इम्प्रूवमेंट। नो एरर की जगह पर क्या होना चाहिए, नो इम्प्रूवमेंट, मतलब इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, और ना ही कोई कॉन्सेप्ट है इसमें समझाने वाला, तो ज़्यादा कलाकारी नहीं करनी है। ही कंप्लेंट टू द पुलिस, उसने पुलिस से कंप्लेंट की, कंप्लेन की शिकायत की उसने, दैट की, क्या शिकायत की, हिज ब्रीफ केस, उसका जो ब्रीफ केस है, हैड बीन स्टोलन, उसका जो ब्रीफ केस है, हिज ब्रीफ केस हैड बीन स्टोलन। हैड के साथ में, बीन के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब पैसिव है, यानी कि जो ब्रीफ केस है ना ये आपका ऑब्जेक्ट है ना, क्योंकि ब्रीफ केस को चोरी किया गया तो ब्रीफ केस आपका ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट तो नहीं है ना। चुराने वाला जो व्यक्ति है वो सब्जेक्ट होगा। उसका जो ब्रीफकेस है हैड बीन स्टोलन, वो चोरी हो चुका था। एंड दैट, और ये कि ही वॉज लिफ्टेड, ही वॉज लिफ्टेड, ही वॉज लिफ्टेड, वॉजवर के साथ में V3, यानी कि ये भी पैसिव है, वॉजवर के साथ V3 दे रखा है, मतलब ये भी आपका क्या है, पैसिव है। ठीक है, यानी कि जो आपका ही है ये आपका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पर, हाँ कि ना, जो यहाँ पर ही है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट नहीं है। कि मतलब उसका ब्रीफकेस लूट लिया गया, चोरी कर लिया गया। एंड ही वाज लिफ्टेड विदाउट एनी मनी, और उसको छोड़ दिया गया, मतलब बेचारे का सूटकेस चोरी कर लिया गया और उसे छोड़ दिया गया बिना पैसे के। बिना पैसे का मतलब उसके पास एक भी पैसा नहीं था, उसको ऐसे ही छोड़ दिया लोगों ने वहीं पर, ब्रीफकेस चुरा के उसको वहीं छोड़ दिया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, लिफ्टेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिफ्ट? लिफ्ट का मतलब होता है उठाना। लिफ्ट में चढ़ते हो तो लिफ्ट क्या करता है, आपको उठाता है ना। लिफ्ट में जब जाते हो तो लिफ्ट का मतलब होता है उठाना, और लीव का मतलब क्या होता है, छोड़ना। लीव का मतलब क्या होता है, छोड़ना। लिफ्ट की सेकंड फॉर्म लिफ्टेड, थर्ड फॉर्म लिफ्टेड। लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट, थर्ड फॉर्म लेफ्ट। तो उसको बिना पैसे के छोड़ दिया गया, बिना पैसे के छोड़ दिया मतलब बेचारे को छोड़ दिया गया वहीं पे, वहीं खड़ा था बेचारा, वो उसे उठाया नहीं गया भाई, उठाने की बात नहीं हो रही, उसको उठाया थोड़ी जाएगा, चोर इतना प्यारा थोड़ी है कि उसको उठाएगा। चोर ने उसको छोड़ दिया बिना पैसे के वहीं, बिना पैसे के वहीं, तो ही वॉज लेफ्ट, ही वॉज लेफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, ही वॉज लेफ्ट, ही वॉज लेफ्ट। एरर किस में है, सी पार्ट में है। ठीक है, दिस इज द आंसर। ऑल क्लियर? नेक्स्ट, वी कैन नॉट पोस्टपोन डिस्कशन, हम डिस्कशन को पोस्टपोन नहीं कर सकते ऑन दिस इशू, इस इशू पर। ऑल्दो, हालांकि, इट इज अर्जेंट, हालांकि अर्जेंट है। ऑल्दो कब लगा, ऑल्दो जो है ना ये किसको दिखाते दिखाता है, कॉन्ट्रास्ट को। किसको दिखाता है, कॉन्ट्रास्ट को। जब इसके आगे और पीछे की चीजें क्या हो, कॉन्ट्रास्ट में हो। ऑल्दो जो है एक आपका कंजंक्शन है, ऑल्दो आपका क्या है, एक कंजंक्शन है, और ये कंजंक्शन किसको दिखाता है, कॉन्ट्रास्ट को। कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है कि दोनों चीजें ऑपोजिट होनी चाहिए। एक बात बताओ मेरे भाई, यहां पर बोला कि हम पोस्टपोन नहीं कर सकते, हम पोस्टपोन नहीं कर सकते, अर्जेंट है, पोस्टपोन नहीं कर सकते, अर्जेंट है। क्या ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के खिलाफ जा रही हैं या एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं? थोड़ा सा अंदाजा लगाओ, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। भैया हम पोस्टपोन नहीं कर सकते, हम पोस्टपोन नहीं कर सकते, अर्जेंट है।
क्या ये दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट मैंने बोले अर्जेंट है और पोस्टपोन नहीं कर सकते, क्या ये एक दूसरे के प्रति विरोध दिखा रही है, एक दूसरे को समर्थन दे रही है? आपको कि सर समर्थन दे रही है कि भैया पोस्टपोन नहीं कर सकते, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो एक दूसरे को समर्थन दे रही है, एक दूसरे के खिलाफ नहीं जा रही है। तो जब खिलाफ नहीं जा रही है तो ऑल्दो नहीं आएगा यहाँ पर, है ना। यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा हूँ कि वी कैन नॉट पोस्टपोन डिस्कशन ऑन दिस इश्यू, नहीं कर सकते, पता है क्यों? क्योंकि ये अर्जेंट है। तो ऑल्दो की जगह पर क्या आ जाएगा? बिकॉज। क्या आ जाएगा? बिकॉज, बिकॉज इट इज अर्जेंट, बिकॉज इट इज अर्जेंट। तो यहाँ पर ऑल्दो की जगह पर क्या आ जाएगा? बिकॉज आ जाएगा। तो एरर किस में है? जिसमें ऑल्दो दिख जाए, इस वाले पार्ट में। समझ में आया? ऑल्दो जो है ये कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है। किसको दिखाता है? कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है, यानी कि ऑपोजिट चीजों को दिखाता है। लेकिन मुझे पता है ये दोनों जो आगे पीछे हैं एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट को नहीं दिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को मैंने स्किप कर दिया क्योंकि वो रिपीट हो गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, रोहित शर्मा सेंचुरी, रोहित शर्मा की जो सेंचुरी थी यह है वॉज वेरी एक्लेम्ड, वॉज वेरी एक्लेम्ड मतलब उसकी बहुत एक्लेमेशन यानी कि बहुत प्रशंसा की गई इन द मीडिया। रोहित शर्मा की जो सेंचुरी थी उसकी बहुत क्या की गई? प्रशंसा की गई मीडिया में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है एरर क्या है, यहाँ पर आपको बताना है एरर क्या है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, ठीक है, वेरी और मच के बीच में, ठीक है। वेरी के साथ हमेशा आपका जो आता है ना, वेरी के साथ आपका आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि वेरी और मच में से क्या लगाएं, वेरी और मच में से क्या लगाएं, तो आपका आंसर होगा सर वेरी। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या है? V1 प्लस ING, V1 प्लस ING। अगर मैं आपसे पूछूं कि पास्ट पार्टिसिपल है, क्या है मेरे भाई? पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल के पहले क्या लगाऊंगा? पास्ट पार्टिसिपल के पहले क्या लगाऊंगा? पास्ट पार्टिसिपल क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पास्ट पार्टिसिपल के पहले क्या लगाऊंगा? मच लगाऊंगा। इस कॉन्सेप्ट को, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, याद रखना, ठीक है, कि अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात की जाए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले हमेशा क्या लगाते हैं? वेरी। क्या लगाते हैं? वेरी। और अगर पास्ट पार्टिसिपल की बात की जाए तो पास्ट पार्टिसिपल के पहले क्या लगाते हैं? मच। क्या लगाते हैं? मच। जैसे कि मैं बोल दूं यहां पर वेरी बोरिंग या वेरी इंटरेस्टिंग, है ना, या वेरी एक्साइटिंग, ठीक है। मच की अगर बात करूं तो क्या बोलूंगा? मच टायर्ड, मच एक्साइटेड, है ना, मच बोर्ड, मच बोर्ड एटसेट्रा, ठीक है भाई। इस चीज को क्या रखना? याद रखना कि वेरी के साथ में प्रेजेंट पार्टिसिपल, मच के साथ में पास्ट पार्टिसिपल। तो ये क्या है? ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है, ये आपका क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। तो पास्ट पार्टिसिपल के पहले क्या आ जाएगा? पास्ट पार्टिसिपल के पहले क्या आ जाएगा? मच आ जाएगा। तो यहाँ पर वेरी नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? मच। यहाँ पर क्या आएगा? मच एक्लेम्ड। क्या आ जाएगा? मच एक्लेम्ड। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस वाले पार्ट में एरर है, ठीक है भाई, क्लियर है? समझ में आ रहा है? हाँ कि ना? सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे आ जाओ। पहला क्वेश्चन, अद्याशा वुड हैव बीन लुक्ड गॉर्जियस इन एथनिक अपैरल। अपैरल का मतलब क्या होता है? अपैरल का मतलब होता है क्लोथ्स। अपैरल का मतलब क्या होता है? क्लोथ्स, ठीक है। अपैरल, अपैरल का मतलब क्या होता है? क्लोथ्स, यानी कि कपड़े। तो जो अद्याशा है वुड हैव बीन लुक्ड गॉर्जियस, मतलब वो गॉर्जियस लगती। जो अद्याशा है वो क्या लगती? गॉर्जियस लगती इन एथनिक अपैरल, यानी कि अगर वो एथनिक कपड़े पहनती तो उसमें क्या लगती? वो गॉर्जियस लगती। यानी कि हम इसकी बात कर रहे हैं, ये हमारा सेंट्रल आइडिया है, यानी कि ये हमारा सब्जेक्ट है। बोलो हाँ कि ना? ये किसी काम को तो रिसीव कर नहीं रही है, ये काम को कर रही है, मतलब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि काम तो इसमें कोई हो नहीं रहा, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि वो अच्छी दिखती, वो गॉर्जियस दिखती, ठीक है। दिखने का काम हो रहा है यहाँ पर एक तरीके से देखोगे तो, यानी कि जो अद्याशा है ये क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या है? सब्जेक्ट है। अब अगर ये सब्जेक्ट है तो क्या ये सेंटेंस पैसिव हो सकता है? ऐसे पहचान किया करो, अगर ये सब्जेक्ट है, आपको पता है कि ये सब्जेक्ट है ना, तो क्या ये सेंटेंस पैसिव में हो सकता है? मैं आपसे अगर पूछूं पैसिव में हो सकता है, तो आपका आंसर होगा सर नहीं, पैसिव में नहीं हो सकता। अगर ये पैसिव में नहीं हो सकता तो भैया किसी भी मॉडल, यानी कि वुड एक मॉडल है, मॉडल के साथ में हैव और हैव के साथ में बीन और बीन के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो पैसिव में आता है ना, ये तो पैसिव में आता है ना। वुड हैव बीन प्लस V3 ये पैसिव होता है। अगर वुड हैव के साथ में डायरेक्ट V3 है, अगर वुड हैव के साथ में डायरेक्ट क्या है? V3 है, तो ये आपका एक्टिव होता है। ये आपका क्या होता है? एक्टिव होता है। तो हमें क्या चाहिए? हमें एक्टिव चाहिए, पैसिव चाहिए? जल्दी बताओ, हमें एक्टिव चाहिए, पैसिव चाहिए? हमें एक्टिव चाहिए, क्योंकि अद्याशा क्या है? सब्जेक्ट है। तो अद्याशा वुड हैव बीन लुक्ड या वुड हैव लुक्ड? तो आपका आंसर होगा सर अद्याशा वुड हैव लुक्ड। अद्याशा वुड हैव लुक्ड, ये इसका आंसर है। क्लियर?
आसान है पहचानना, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पता है कि वो आपका सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर पैसिव की तो बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पर एक्टिव की बात हो रही है। क्या द्याशा अच्छी दिखती, यानी कि वही सब्जेक्ट है, तो यानी कि एक्टिव चाहिए। तो एक्टिव में क्या होता है, वुड हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। बीन लग गया तो वो क्या बन जाता है, पैसिव। क्या बन जाता है, पैसिव बन जाता है। ठीक है। ही लुक्ड अपॉन, ही लुक्ड अपॉन मी, ही लुक्ड अपॉन मी। लुक्ड अपॉन का क्या मतलब होता है भाई, लुक्ड अपॉन मी, ये लुक्ड अपॉन नहीं है, लुक्ड डाउन अपॉन होगा। ये लुक्ड अपॉन नहीं होगा, लुक्ड डाउन अपॉन होगा। ही लुक्ड डाउन अपॉन, ये पूरा है, इसको सही कर लेना आप। ही लुक्ड डाउन अपॉन मी, ही लुक्ड डाउन अपॉन मी आई टू आई। आई टू आई का मतलब क्या होता है, आंख से आंख मिला के। आई टू आई का मतलब क्या होता है, आंख से आंख मिला के। फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, यानी कि कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए। बिफोर ही स्पोक, मतलब कुछ बोलने से पहले वो मेरी तरफ क्या है, आंख से आंख मिला के कुछ देर तक देखा। आंख से आंख मिला के कुछ देर तक देखा, नॉर्मल बात हो रही है कि कुछ बोलने से पहले वो मेरी आंख में आंख डाल के, मेरी तरफ देख के, मेरी तरफ देखा, उसके बाद मेरी आंख में आंख डाला, उसके बाद कुछ देर बाद वो बोला। ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा लुक्ड डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन अपॉन का क्या मतलब होता है, लुक डाउन अपॉन का क्या मतलब होता है, किसी को तिरस्कार की दृष्टि से देखना। तिरस्कार का क्या मतलब होता है भाई, तिरस्कार का मतलब होता है अपमान। तिरस्कार का मतलब क्या होता है, अपमान, है ना। किसी को अपमान की दृष्टि से देखना, की दृष्टि से देखना, है ना। कह सकते हो टू ट्रीट समबडी, टू ट्रीट समथिंग एज समबडी, टू ट्रीट समवन या समथिंग विदाउट रिस्पेक्ट। विदाउट रिस्पेक्ट मतलब किसी चीज को ट्रीट करना या किसी व्यक्ति के साथ ट्रीट करना विदाउट रिस्पेक्ट। मतलब होता ना कि ही लुक्ड डाउन अपॉन द पुअर, ही लुक्स डाउन अपॉन, अगर ऐसे मैं बोलूं ही लुक्स डाउन अपॉन द पुअर, मतलब वो गरीबों को नीच नीच की दृष्टि से देखता है। वो गरीबों को क्या मानता है, नीच मानता है ना। वो गरीबों को रिस्पेक्ट से नहीं देखता। ठीक है, लुक डाउन अपॉन। तो क्या यहाँ पर ऐसी कुछ बात हो रही है नीचा दिखाने की या नीच दृष्टि से देखने की, अपमान की दृष्टि से देखने की? नहीं, यहाँ पर तो सिंपल बोल रहा है कि भैया उसने मेरी तरफ देखा, थोड़ी देर मेरी आंख में आंख डाल के देखा, उसके बाद कुछ बोला वो। ठीक है। लुक इनटू का मतलब क्या होता है, लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट। लुक इनटू का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट का मतलब जांच पड़ताल करना। जैसे बोलूंगा ना कि द पुलिस आर लुकिंग इनटू दिस केस, द पुलिस आर लुकिंग इनटू दिस केस, यानी कि जो पुलिस है इस केस की क्या कर रही, जांच कर रही है। लुक एट का मतलब क्या होता है, देखना। सिंपल, लुक एट का मतलब क्या होता है, देखना। जैसे बोलते ना लुक एट मी, बोलते ना एशली लुक एट मी, यानी कि मेरी तरफ देखो। लुक एट का मतलब सिंपल देखना। तो यहाँ पे तो सिंपल देखने की ही बात हो रही है, यहाँ पे तो सिंपल देखने की बात हो रही है कि उसने मेरी तरफ देखा, आंख में आंख डाली, उसके बाद कुछ बोला वो थोड़ी देर बाद। ठीक है। लुक थ्रू, लुक थ्रू का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लुक थ्रू? लुक थ्रू का क्या मतलब होता है, लुक थ्रू का मतलब होता है जब आप किसी चीज को ध्यान से देखते हो ना, उसको परखने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, उसका परीक्षण करने के लिए। इंग्लिश में क्या बोलोगे आप, बोल सकते हो अगर शॉर्ट में बोलो तो एग्जामिन। क्या करना, एग्जामिन करना या इंस्पेक्ट करना। इंस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, निरीक्षण करना। जैसे आप किसी चीज को बहुत ध्यान से देख रहे हो, आप एग्जामिन करने की कोशिश कर रहे हो या कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं लुक थ्रू। क्या बोलते हैं, लुक थ्रू। और लुक फॉर का मतलब क्या होता है, किसी को खोजना, सर्च करना, किसी को खोजना या किसी को ढूंढना, किसी को खोजना या किसी को ढूंढना। ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि आई एम लुकिंग फॉर अ मैन, मैं एक आदमी को ढूंढ रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर अ मैन विद मस्टैच एंड बियर्ड, मतलब मैं एक आदमी को ढूंढ रहा हूँ जिसकी दाढ़ी और मूछ है। तो बहुत, वो तो बहुत लोगों की होती है, आगे ना। क्लियर है, आया समझ में? तो लुक फॉर का मतलब क्या होता है, खोजना। तो यहाँ पर सिंपल बात हो रही है, किसकी, देखने की बात हो रही है। तो देखने के लिए क्या आ जाएगा, लुक डेट। तो ही लुक डेट मी आई टू आई, मतलब उसने मेरी तरफ देखा आंख में आंख डाल के। शी कैन ड्रॉ वेरी वेल, वो बहुत अच्छा ड्रॉ कर सकती है। शी कैन ड्रॉ, वो ड्रॉ कर सकती है वेरी वेल, ये भी एक एडवर्ब है, ये भी एक एडवर्ब है। ठीक है। ड्रॉ कैसे कर सकती है, वेल यानी कि अच्छी तरीके से। और कितना वेल, बहुत वेल, यानी कि जो वेल है इस ड्रॉ को क्वालिफाई कर रहा है, इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। ये जो वेरी है इस वेल को क्वालिफाई कर रहा है कि अच्छा ड्रॉ कर सकती है। कितना अच्छा, बहुत अच्छा। तो दोनों एडवर्ब है। एंड जो है मैंने बताया था एक ऐसा कंजंक्शन है जो इक्वल रैंक की चीजों को जोड़ता है, बताया था। एंड जो है वो क्या करता है, इक्वल रैंक की चीजों को जोड़ता है। इक्वल का मतलब नाउन प्रोनाउन को नाउन प्रोनाउन से जोड़ेगा, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ेगा, एडवर्ब को एडवर्ब से जोड़ेगा, हाँ कि ना।
तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, वेरी वेल, ये दोनों के दोनों एडवर्ब है। तो एंड के बाद यहाँ पर क्या लिखा है, जस्ट एज क्रिएटिव। ये क्रिएटिव जो है, ये क्रिएटिव आपको पता है क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडवर्ब को एडजेक्टिव से जोड़ सकता है क्या एंड? जो एंड है क्या एडवर्ब को एडजेक्टिव से जोड़ सकता है? एंड जो है इक्वल रैंक की चीजों को जोड़ता है ना, एंड जो है इक्वल रैंक की चीजों को जोड़ता है, इक्वल रैंक के होने चाहिए। यानी कि अगर ये एडवर्ब है तो ये भी एडवर्ब होना चाहिए। तो क्रिएटिव होगा, क्रिएटिवली होगा, एज क्रिएटिवली क्या हो जाएगा, एज क्रिएटिवली। ये आपका क्या है, एडवर्ब है। ये आपका क्या है, एडवर्ब है। बोलो हाँ कि ना, आया समझ में भाई? शी कैन ड्रॉ वेरी वेल एंड जस्ट एज क्रिएटिवली। जस्ट एज क्रिएटिवली मतलब बहुत अच्छे से ड्रॉ कर सकती है और उतने ही अच्छे, उतने ही क्रिएटिवली तरीके से, उतने ही क्रिएटिवली तरीके से। ठीक है, तो इक्वल रैंक को जोड़ेगा तो क्या आ जाएगा, क्रिएटिवली। आई होप आप लोग साथ साथ में क्वेश्चंस को कर रहे होंगे और आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम कहां कहां पर गलतियां करते हैं। द फ्लेम्स कॉट सो क्विक दैट आई हैड नो टाइम टू थिंक। द फ्लेम्स कॉट मतलब चिंगारी इतनी जल्दी पकड़ ली। द फ्लेम्स कॉट सो क्विक या सो क्विकली, तो यहां पर एडवर्ब आएगा। इतना तो समझ चुके हो इतने दिन से पढ़ते पढ़ते, एडवर्ब आएगा यहाँ पर। क्या आएगा यहाँ पर, एडवर्ब, क्योंकि कॉट को क्वालिफाई कर रहे हैं ना। किसको क्वालिफाई कर रहे हैं, कॉट को क्वालिफाई कर रहे हैं। कॉट एक वर्ब है, तो वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब चाहिए। तो क्विक की जगह पर क्या हो जाएगा, क्विकली। क्या हो जाएगा, क्विकली। ठीक है, आई हैव बीन इन चेन्नई सिंस अ वीक। कल या परसों की क्लास में शायद बताया था कि जब हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो सिंस लगाते हैं, और जब पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं तो फोर लगाते हैं। तो अ वीक एक पीरियड को दिखा रहा है, तो क्या आ जाएगा, फॉर अ वीक। क्या आ जाएगा, फॉर अ वीक। ठीक है, बट आई एम प्लानिंग टू रिटर्न नाउ, तो क्या आ जाएगा, फोर। सिंस की जगह पर क्या आ जाएगा, फॉर अ वीक। इजी क्वेश्चंस में टाइम नहीं लगाना। ठीक है, देखो मैं आपको ना हर लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको ज्यादा हुलबुलाना नहीं है। ज्यादा मतलब आपको, देखो मैं एग्जाम क्रैक करके बैठा हूँ, मैं 2 बार मेंस के अंदर 200 में से 192 191 ला के बैठा हूँ। तो ऐसा तो नहीं लाया होऊंगा मैं इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश के अंदर एक बार मेंस के अंदर मेरा 190 है, एक बार मेरा 191 है, तो मैं ऐसे तो नहीं लाया होऊंगा। आपको अच्छे से ये समझ में आना चाहिए कि हाँ मैंने कुछ तो मेहनत की होगी, मैंने कुछ तो तरीके से पढ़ा होगा। तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप कभी भी ये मत सोचो कि सर ये तो आसान चीज़ें हैं, हमें तो सर सिर्फ मुश्किल मुश्किल पढ़ाओ। ऐसा नहीं होता है, आपको लेवल को मेंटेन करके चलना होता है। आपको कुछ आसान भी पढ़ना होता है और आपको कुछ मुश्किल भी पढ़ना होता है। अब आप प्री की तैयारी कर रहे हो, आप प्री का एग्जाम देने वाले हो, और प्री के एग्जाम में मैं आपको सारे के सारे CDS NDA ऐसे क्वेश्चन उठा के मैं आपको करा दूं, सारे भयंकर भयंकर कैट लेवल के क्वेश्चन उठा के मैं यहाँ पर करा दूं, कर पाओगे? नहीं संभव है। और बिना मतलब क्या होगा ना, आपकी जो अच्छी खासी तैयारी हुई पड़ी है वो बिना मतलब चौपट हो जाएगी। तो इसीलिए आराम से तैयारी को करते रहो, लेवल को मैंने मेंटेन रखा है। आप अच्छे से, अगर देखो मैं आपका लेवल अच्छा तब मानूंगा जब आप 30 के 30 क्वेश्चन सही करके दिखाओगे, मैं तब मानूंगा कि हाँ आपका लेवल अच्छा है। अगर 30 में से एक भी गलत हो रहा तो मतलब आपका लेवल ठीक नहीं है, मैं तो तभी मानूंगा। तो अगर आपके 30 के 30 ठीक हो अंत तक, अभी तो 16 पे हम लोग, अगर अंत तक जाते जाते आपके 30 के 30 ठीक हो तो आप मुझे कमेंट में बता के जाना कि हाँ सर मेरे पूरे 30 ठीक थे, मेरा लेवल ठीक है। फिर मैं आगे इससे हाई फाई लेवल के क्वेश्चन, पता नहीं हाई फाई आप लोग क्या, मुझे आज भी कुछ बच्चे बोल रहे थे टेलीग्राम पे, सर टफ टफ क्वेश्चन कराओ, सर टफ टफ क्वेश्चन कराओ। भाई क्या होता है टफ क्वेश्चन, ग्रामर में क्या टफ बन सकता है? ये टफ ही तो है, जिसको नहीं आता उसके लिए टफ ही तो है। ये क्या है, concurrent with this program educational institutions may be urged to inculcate patriotism in each and every one of its pupils। जिसको आता है उसके लिए आसान है, जिसको नहीं आता उसके लिए मुश्किल है। ग्रामर में कुछ भी मुश्किल नहीं है। ग्रामर में इफ यू नो द कॉन्सेप्ट, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो बस आप आंसर निकाल लोगे, क्योंकि डायरेक्ट आपकी आंखों के सामने आंसर ऐसे से तैर रहा होता है कि भैया मैं हूँ, भैया मैं हूँ, ऐसे कर रहा होता है। ठीक है, तो मुश्किल नहीं है। मुश्किल कहाँ पर आती है आपको, क्लोज टेस्ट में, पैरा जंबल में, यहाँ पर मुश्किल आती है। इनकी भी क्लासेस मैं आपकी लूंगा इस मैराथन में, मैं आपकी क्लोज टेस्ट की, पैरा जंबल की भी क्लासेस लूंगा। मैं आपको वहां पर भी कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, अपनी जो मेरी अप्रोच है वो बताऊंगा। अगर आप अच्छे से सीखना चाह रहे हो पैरा जंबल को, क्लोज टेस्ट को और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को, तो इन तीनों ही टॉपिक के मैंने इन तीनों टॉपिक को विस्तार से पढ़ाया हुआ है। आप क्या करो, प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में जाने के बाद में आपको वहां पर कॉम्प्रिहेंशन के नाम से एक प्लेलिस्ट या तो मिल जाएगा, या फिर एक काम करना, प्लेलिस्ट में जाओगे SSC CGL 2024, SSC CGL 2024 वाले प्लेलिस्ट में जाना। उस प्लेलिस्ट में नीचे स्क्रॉल करना तो आपको एक क्लास दिखाई देगी, एक ही क्लास में क्लोज टेस्ट समाप्त, उसको पूरा देख लेना। एक आपको दिखाई देगा एक ही क्लास में पैरा जंबल समाप्त, उसको पूरा देख लेना। और एक आपको दिखाई देगा एक ही क्लास में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन समाप्त, उसको पूरा देख लेना। फिर मैं देखता हूँ कि कैसे आपका एक भी क्वेश्चन छूटता है, पैरा जंबल का या क्लोज टेस्ट का या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, एक बार देख लेना। और इतनी मेहनत नहीं करनी तो सीधा क्या करना,
यूट्यूब पे जाके सर्च करना क्लोज टेस्ट बाय रोशन सर, इतना तो नाम आता है मेरा, है ना, या पैराजंबल बाय रोशन सर, ठीक है, या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बाय रोशन सर, तो वहाँ पे आ जाएगा। पूरी की पूरी क्लासेस कर लो, 2-2 ढाई घंटे की क्लासेस है तीनों, 6 घंटे में आप सब कुछ निपटा दोगे और इतने बेहतरीन तरीके से निपटा दोगे। आप जाके देखना कितने बच्चों ने देखा है और कितने बच्चों ने अपना जो है वहाँ पर रिव्यू दिया है। कॉन्करेंट विद दिस प्रोग्राम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, मे बी अर्ज्ड, मतलब उनसे विनती की जा सकती है, टू इंकलकेट, इंकलकेट का मतलब होता है मन में बैठाना, करा चुका हूं वर्ड में आपको ये। पेट्रियोटिज्म, पेट्रियोटिज्म का मतलब क्या होता है, देशभक्ति, कि मतलब जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे ऐसा अर्ज किया गया है कि वो क्या करें, मन में बैठाएं, दिल में बैठाएं देशभक्ति। किसके दिल में, इन ईच एंड एवरी वन, ईच एंड एवरी वन, ईच एंड एवरी वन ऑफ किसके, इट्स प्यूपिल्स, यानी कि अपने विद्यार्थियों के। प्यूपिल का मतलब क्या है, विद्यार्थी, प्यूपिल का मतलब क्या है, विद्यार्थी। इट्स प्यूपिल्स, ये जो इट्स है, ये इट्स किसके लिए लगा है, ये जो इट्स है ये लगा होगा अपने सब्जेक्ट के लिए, ये लगा होगा अपने सब्जेक्ट के लिए। इट्स क्या है, इट्स आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, इस आपका क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। अगर ये पजेसिव एडजेक्टिव है, इसका मतलब जो मेरा सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट मेरा इट होना चाहिए। अगर ये पजेसिव एडजेक्टिव है तो इसके हिसाब से मेरा सब्जेक्ट इट होना चाहिए, क्योंकि इट का पजेसिव इट्स बनता है। क्या मेरा जो सब्जेक्ट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया ये मेरा सब्जेक्ट है, क्या ये जो सब्जेक्ट है क्या ये इट है, क्या ये सब्जेक्ट इट है, ये सब्जेक्ट क्या है, दे है, क्योंकि ये प्लूरल है। अगर मैं इसको प्रोनाउन की टर्म में बोलना चाहूं, इंस्टीट्यूशंस, अगर मैं इंस्टीट्यूशंस को प्लूरल की टर्म में बताऊं तो मैं क्या बोलूंगा, दे। अगर सिंगुलर होता है इंस्टीट्यूशन तो इट कह सकते थे हम इसको, लेकिन ये प्लूरल है, तो अगर ये प्लूरल है तो मतलब ये दे है। अगर ये दे है तो यहाँ पर इट्स नहीं आएगा, यहाँ पर इट्स नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, देयर, यहाँ पर क्या आएगा, देयर। समझ में आया भाई, क्योंकि जो मेरा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसका एडजेक्टिव भी प्लूरल होगा, तो इट्स नहीं आएगा, देयर आएगा, इट्स नहीं आएगा, देयर आएगा। तो एरर किस में है भैया, एरर है आपका ए बी सी और डी, डी पार्ट में एरर है। तो डी किस में दिख रहा है, ए बी सी, दोनों सी हो गया है, इसको डी कर दो, उसके हिसाब से आप देख लेना आपका आंसर, ठीक है, ये इसका आंसर है डी, डी का डी, ठीक है। द यंग बॉय डिस्प्लेड एन एप्टीट्यूड ऑन साइंटिफिक रिसर्च, एक फ्रेज होता है, मतलब फिक्स होता है, ऐसे याद रखो ना, एप्टीट्यूड के साथ में फिक्स प्रोपोजिशन होता है फॉर, एप्टीट्यूड फॉर समथिंग, एप्टीट्यूड फॉर समथिंग इसका मतलब होता है योग्यता, इसका मतलब क्या होता है, योग्यता या काबिलियत। एप्टीट्यूड फॉर समथिंग, एप्टीट्यूड फॉर का मतलब क्या होता है, की योग्यता, की योग्यता। कहीं पर दिया है एप्टीट्यूड फॉर, दिया है एप्टीट्यूड फॉर, ये रहा इसका आंसर। फिक्स प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है तो याद रखना एप्टीट्यूड फॉर होता है, ठीक है। कहां से है भाई, यहां से है। नो सूनर डिड शी शाउटेड, नो सूनर डिड शी शाउटेड, तो भैया डिड के बाद में क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, बहुत बेसिक चीज, डिड के बाद में क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। तो यहां पर शाउटेड क्या है, गलत है, क्या हो जाएगा, डिड शी शाउट, क्या हो जाएगा, नो सूनर डिड शी शाउट, ये इसका आंसर है, ठीक है। हैड शी शाउट, ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, शाउटेड हो जाता। नो सूनर डज शी शाउट, अच्छा ये तो ठीक है भाई, डज के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, डज के बाद भी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, तो लेकिन ये आंसर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखो यहां पर देखो, देन द थीव्स रैन अवे, बात हमारी पास्ट में चल रही है, बात किस में चल रही है, पास्ट में, तो यानी कि पूरी कहानी पास्ट में होनी चाहिए, इसलिए प्रेजेंट में नहीं हो सकता, ये प्रेजेंट को दर्शाता है। नो सूनर डू तो आएगा नहीं, शी के साथ तो डज आता है, तो ये भी आंसर नहीं है, ये इसका आंसर है, डिड शी शाउट, नो सूनर डिड शी शाउट, ठीक है, आ रहा है समझ में। द स्ट्रेंजर आस्क्ड द लिटिल गर्ल, स्ट्रेंजर ने छोटी लड़की से पूछा, व्हाट इज हर नेम, स्ट्रेंजर ने छोटी लड़की से पूछा, द स्ट्रेंजर आस्क्ड यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट, यानी कि पास्ट, है ना। स्ट्रेंजर ने छोटी लड़की से पूछा, क्या पूछा, व्हाट इज हर नेम, व्हाट इज हर नेम। आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा है, आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा है, ये जो एग्जाम्पल लिखा हुआ ये इनडायरेक्ट का एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, ये इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट का क्या मतलब होता है, किसी और के द्वारा कही गई बात को कोई और आपके सामने लाकर कहता है। यानी कि अगर मैं इस सेंटेंस को पढ़ता हूं कि भाई तुझे पता है द स्ट्रेंजर आस्क्ड द लिटिल गर्ल, कि स्ट्रेंजर ने छोटी लड़की से पूछा, पूछने वाला कौन था, स्ट्रेंजर, जो बात पूछी होगी वो स्ट्रेंजर ने पूछी होगी, लेकिन उसने जो बात पूछी वो बात मैं आपको बता रहा हूं कि उसने ऐसा ऐसा पूछा। अगर मैं इसको सब्जेक्ट मान के ऐसे बोल रहा हूं कि द स्ट्रेंजर आस्क्ड, यानी कि स्ट्रेंजर ने पूछा, यानी कि ये जो बात है ना आगे, ये मेरी बात नहीं है, ये मैंने नहीं बोली, ये स्ट्रेंजर ने बोली।
स्ट्रेंजर के द्वारा बोली गई बात को कोई नैरेटर आपके सामने रख रहा है तो वो इनडायरेक्ट होता है। क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है। तो इनडायरेक्ट का एक नियम होता है, इनडायरेक्ट का ये नियम होता है कि जब आप कोई क्वेश्चन पूछते हो, क्या पूछते हो? क्वेश्चन। क्वेश्चन में अगर आपको क्या दिखाई दे जाए, WH फैमिली का कोई भी वर्ड आपको दिखाई दे जाए, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है क्या, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है व्हाट। अगर WH फैमिली का कोई भी वर्ड आपको दिखाई दे जाए, जैसे कि व्हाट, व्हेन, वेयर, कुछ भी दिखाई दे जाए, तो मेरे बंधु, मेरे मित्र, इसके बाद में जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद में आपका वर्ब होता है, और वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट। यानी कि रहता तो वो इंटेरोगेटिव है, क्योंकि WH फैमिली अगर आ रहा है तो मतलब इंटेरोगेटिव है। रहता वो इंटेरोगेटिव है, लेकिन बनता वो अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर से है। बहुत बेसिक सी बात है, अगर आपने नरेशन पढ़ा हो। मैंने क्या बोला? अगर एक इनडायरेक्ट सेंटेंस आपके सामने है, इस तरीके से आपको यहाँ पर पास्ट दिया गया है, क्या दिया गया है? पास्ट। और आगे आपको पता है कि क्वेश्चन है, आगे अगर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में अगर कोई WH फैमिली है इसकी तरह, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, ऐसा कुछ है, ठीक है, तो उसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो कैसे बनता है कि WH अपनी जगह पर रहेगा, वो नहीं हिलता, वो नहीं हिलता, वो बिल्कुल वैसे ही रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? और होता क्या है, इसको सीधा कर देना है, इंटेरोगेटिव को असर्टिव में चेंज कर देना है। यानी कि पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब आ जाएगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि वर्ब को भी चेंज करना है। अगर ये पास्ट है तो इधर भी क्या रहेगा? पास्ट रहेगा। ठीक है, यानी कि सबसे पहली चीज व्हाट, व्हाट की जगह पर व्हाट आ जाएगा। अब आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहां पर क्या है? हर नेम, व्हाट, हर नेम। अब आ जाएगा आपका वर्ब, तो वर्ब क्या है? इज, लेकिन इज को नहीं लिखना। मैंने क्या बोला? वर्ब जो आता है वो इसके अकॉर्डिंग आता है। अगर ये पास्ट है तो इस प्रेजेंट को भी आपको पास्ट में चेंज करना है, प्रेजेंट को भी आपको पास्ट में चेंज करना है। इनडायरेक्ट में क्या होता है? जब डायरेक्ट में इज एम आर हम लिखते हैं तो इनडायरेक्ट में क्या बन जाता है? वॉज वर, वॉज वर। इनडायरेक्ट में कभी भी इज एम आर नहीं आता। ठीक है, इनडायरेक्ट में कभी भी प्रेजेंट का कोई वर्ब यहां पर नहीं आता, ध्यान रखना। इनडायरेक्ट के किसी भी एग्जाम्पल में कोई भी प्रेजेंट का वर्ब यहां पर नहीं आता, क्योंकि प्रेजेंट को हम पास्ट में चेंज कर देते हैं। तो इस की जगह पर क्या आ जाएगा? वॉज, फुल स्टॉप। ये इसका सही एग्जाम्पल है। व्हाट हर नेम वॉज। द स्ट्रेंजर आस्क्ड द लिटिल गर्ल, स्ट्रेंजर ने उस छोटी सी लड़की से पूछा कि व्हाट हर नेम वॉज। अगर आपने नरेशन नहीं पढ़ा हुआ है तो आपको थोड़ी सी दिक्कत इसमें आ सकती है भाई। ठीक है, नरेशन नहीं पढ़ा है तो आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए नरेशन पढ़ना बहुत जरूरी है, नरेशन आपको आना चाहिए। ये इसका सही आंसर है कहीं पर? व्हाट हर नेम वॉज, ये रहा आंसर बी है इसका। अगर आपने सही कर दिया था तो वेल डन, नहीं किया कोई बात नहीं। द आर्टिकल शुड नॉट एक्सीड मोर देन 100 वर्ड्स। क्या आंसर हो सकता है इसका? द आर्टिकल शुड नॉट एक्सीड, एक्सीड का मतलब होता है से ज्यादा होना। एक्सीड का मतलब क्या होता है? से ज्यादा होना। एक्सीड के साथ ना तो मोर लगाते, मोर देन, एक्सीड के साथ कभी भी मोर देन नहीं लगाते, ना एक्सीड के साथ बियॉन्ड लगाते, ना एक्सीड, नो प्रीपोजिशन, ऐसे लिख लो, नो प्रीपोजिशन। एक्सीड के साथ ना तो मोर देन लगाते, ना एक्सीड के साथ कोई दूसरा प्रीपोजिशन लगाते। एक्सीड के बाद डायरेक्ट जिस चीज को एक्सीड करना है वो चीज लिखो। यानी कि जो आपका आर्टिकल है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए। किसको एक्सीड नहीं करना चाहिए? 100 वर्ड्स को एक्सीड नहीं करना चाहिए, मतलब 100 शब्द से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक्सीड के बाद में कोई भी आपका एडजेक्टिव या कोई भी आपका प्रपोजिशन नहीं आएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट क्या बोलेंगे? एक्सीड। तो द आर्टिकल शुड नॉट एक्सीड 100 वर्ड्स, मतलब जो आर्टिकल है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए। किसको एक्सीड नहीं करना चाहिए? 100 वर्ड्स को एक्सीड नहीं करना चाहिए। शुड नॉट एक्सीड, एक्सीड नहीं करना चाहिए किसको? 100 वर्ड्स को। समझ में आ रहा है? तो ये वर्ब है, वर्ब के डायरेक्ट बाद में क्या आ जाएगा आपका? जिसको भी एक्सीड वो कर रहा है या नहीं कर रहा है वो चीज यहाँ पर डायरेक्ट मेंशन करना है। ना तो मोर देन लगाना, ना कोई दूसरा प्रीपोजिशन। ठीक है, ना एक्सीड के साथ देन लगाना, ना एक्सीड के साथ कुछ और लगाना, बियॉन्ड वगैरह, डायरेक्ट एक्सीड आ जाएगा। ठीक है, ब्लैंक्स को फिल करोगे जल्दी जल्दी। ठीक है, फटाफट फटाफट से। द स्मॉल कॉफी शॉप एट द एंड ऑफ द रोड, कि रोड के एंड पे जो छोटी सी कॉफी शॉप है ना, इज, वो है डैश। वो इज क्या है? इज आवर, हमारी है या मेरी है, या मेरी है या देर, किसकी है? कॉन्सेप्ट पता है ये वाला? ये वाला कॉन्सेप्ट पता है? नहीं पता तो बता दूं। देखो, आवर, माय, योर, देर, हर, हिज, इनको हम बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव। और एक होता है आपका पजेसिव प्रोनाउन। क्या होता है आपका? पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, आवर का पजेसिव प्रोनाउन क्या बनता है? आवर्स। माय का क्या बनता है? माइन।
योर का क्या बनता है, योर्स। देयर का क्या बनता है, देयर्स। हर का क्या बनता है, हर्स। और हिज का क्या बनता है, सेम होता है, हिज होता है। ठीक है, आप जानते हो बनता कैसे है ये जो पजेसिव प्रोनाउन है, ये पजेसिव प्रोनाउन एक्चुअली में बनता कैसे है, ये कैसे बना है। जब आप आवर के साथ में एक नाउन लगा देते हो, आवर के साथ एक नाउन लगा देते हो तो वो आवर्स बन जाता है। जब आप आवर के साथ एक नाउन लगा देते हो तो वो आवर्स बन जाता है। जैसे कि आवर कार को हम क्या बोल सकते हैं, आवर्स। क्या बोल सकते हैं, आवर्स। अब वो अंडरस्टूड होता है कि नाउन वहां पर क्या है सेंटेंस में। ऐसी माई के साथ जब आप एक नाउन लगा देते हो तो वो माइन बन जाता है। योर के साथ नाउन लगा देते हो, योर्स बन जाता है। देयर के साथ में नाउन लगा देते हो तो देयर्स बन जाता है। हर के साथ में नाउन लगा देते हो तो हर्स बन जाता है। और अगर हिज के साथ में नाउन लगा देते हो तो हिज बन जाता है। ठीक है, अब यहां से एक चीज आपको समझ में आ गई कि इनके साथ में नाउन का होना जरूरी है, इनको आप कभी भी अकेला नहीं लिख सकते। तो अगर मान के चलो यहां पर मैं लिख दूं आवर तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आवर के बाद एक नाउन भी चाहिए मुझे, आवर पे खत्म नहीं करना। ऐसी माई पे खत्म नहीं करना, माई के बाद एक नाउन चाहिए। ऐसी देर पे खत्म नहीं करना, देर के बाद भी एक नाउन चाहिए। एक ही आंसर बचा, माइन। इनके बाद कोई नाउन नहीं आता। ठीक है, नो, ऐसे करो प्लस नो नाउन। और जहां तक मुझे उम्मीद है कि रीजन आपको पता लग चुका होगा, क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं ये आवर्स का क्या मतलब है तो आप कहोगे सर आवर्स का मतलब है आवर प्लस नाउन, यानी कि इसके अंदर पहले से नाउन छुपा हुआ है। ऐसी माइन का मतलब क्या है, माई प्लस नाउन, पहले से इसके अंदर नाउन छुपा हुआ है। इसके अंदर पहले से नाउन छुपे रहते हैं, यानी कि जब मैं इस आवर्स को ब्रेक करूंगा तो मुझे दो चीजें मिलेंगी, एक आवर एक नाउन। तो मतलब इनके साथ नाउन नहीं आता, तो अकेला आ जाएगा माइन। अब यहाँ पर माइन का मतलब क्या है, मैं यहाँ पर या तो मैं यहाँ पर माइन लिख सकता हूँ, या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो द स्मॉल कॉफी शॉप एट द एंड ऑफ द रोड इज माइन। अब यहाँ पर नाउन कौन है, नाउन यहाँ पर शॉप है। नाउन यहाँ पर कौन है, शॉप है। तो या तो मैं माइन लिखूं या तो मैं पूरा माई के साथ में एक नाउन लिख दूं, शॉप। दोनों ठीक है। द स्मॉल कॉफी शॉप एट द एंड ऑफ द रोड इज माई शॉप। लेकिन बार बार शॉप रिपीट करना थोड़ा सा ऑकवर्ड भी होता है ना, इसलिए सीधा क्या बोल दो, माइन। जब आपने नाउन को पहले से मेंशन कर दिया तो क्या बोल दो, डायरेक्ट माइन। ठीक है, याद रखना भाई इसको। गौतम डैश ऑल द डॉक्यूमेंट्स बाय द टाइम हिज सीनियर एडवोकेट रीच्ड द कोर्ट। एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, व्हेन टू इंसिडेंट्स टेक प्लेस इन पास्ट वन आफ्टर द अदर, वन आफ्टर द अदर। जब दो घटनाएं पास्ट में घटें, जब दो घटनाएं पास्ट में घटें, पहले एक उसके बाद दूसरा, पहले एक उसके बाद दूसरा। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट एक्शन होता है वो हमेशा होता है पास्ट परफेक्ट में। किस में होता है, पास्ट परफेक्ट में, यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और आपका जो सेकंड एक्शन होता है, आपका जो सेकंड एक्शन होता है वो आपका किससे बनता है, वो आपका बनता है पास्ट इंडेफिनिट। किससे बनता है, पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है भाई, जैसे अगर मैं बोलूं द पेशेंट डाइड, द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर, बिफोर द डॉक्टर हैड रीच्ड, यानी कि मैं बोलना चाह रहा हूं कि डॉक्टर के पहुंचने से पहले, डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था, डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था। एक बात बताओ, यहां पर दो घटनाएं हो रही हैं, एक है पेशेंट के मर जाने का और एक है डॉक्टर के पहुंचने का, और दोनों के दोनों जो एक्शन है वो पास्ट के हैं, बोलो हाँ कि ना। और एक के होने के बाद दूसरा हुआ है, मतलब पहले पेशेंट मरा है उसके बाद डॉक्टर आया है। तो जब दो एक्शन हो, दोनों पास्ट में हो, एक के बाद दूसरा हो, पढ़ के आपको अपना भी पता लग जाएगा। तो जो फर्स्ट एक्शन है वो पास्ट परफेक्ट में और सेकंड एक्शन इसमें होना चाहिए इंडेफिनिट में। यहाँ पर पहले क्या हुआ है, पहले पेशेंट मरा है या पहले डॉक्टर आया है। आप कहोगे सर पहले पेशेंट मरा है, पहले पेशेंट मरा है। H2 को सही से लिखो, क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको। आप कहोगे सर पहले जो है ना पेशेंट मरा है सर, उसके बाद डॉक्टर साहब आए हैं टहलते हुए, यानी कि पहला एक्शन जो है ना वो ये है डाई करने का, दूसरा एक्शन है रीच करने का। तो पहला एक्शन पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए, लेकिन ये दे रखा है आपको, देखो V2 यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में, और दूसरा आपका होना चाहिए था किसमें, पास्ट इंडेफिनिट यानी कि V2 में, लेकिन ये आपको दे रखा किसमें, ये आपको दे रखा है पास्ट परफेक्ट में, यानी कि उल्टा कर दिया है। तो ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, द पेशेंट हैड डाइड,
द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, या बिफोर द डॉक्टर रीच्ड, बिफोर द डॉक्टर रीच्ड। ऐसे यहाँ पर गौतम डैश ऑल द डॉक्यूमेंट्स, गौतम ने सारे डॉक्यूमेंट को, देखो एक ही वर्ड एग्जामिन, तो गौतम ने सारे डॉक्यूमेंट को एग्जामिन कर लिया था बाय द टाइम, जब तक, बाय द टाइम यानी कि जिस समय तक या जब तक हिज सीनियर एडवोकेट रीच द कोर्ट, मतलब जिस समय तक उसके सीनियर एडवोकेट कोर्ट पहुंचे उस समय तक उस सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट एग्जामिन कर चुका था। दो घटनाएं दोनों पास्ट की हैं, एक काम हो रहा है डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करने का और एक काम हो रहा है सीनियर एडवोकेट के कोर्ट पहुंचने का, ठीक है, दोनों काम पास्ट के हैं, एक के बाद दूसरा हुआ, यानी कि पहले इसने क्या किया, एग्जामिन किया, उसके बाद वो पहुंचा। तो पहली घटना क्या है, इसके एग्जामिन करने की, और दूसरी घटना क्या है, इसके कोर्ट पहुंचने की। तो दूसरी घटना होनी चाहिए पास्ट इंडेफिनिट में, बिल्कुल देखो पास्ट इंडेफिनिट में है, सीनियर एडवोकेट रीच्ड द कोर्ट, तो पहली घटना होनी चाहिए आपकी पास्ट परफेक्ट, यानी कि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि हैड एग्जामिन्ड, ये इसका आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना। ठीक है भाई, आया समझ में, कभी मत भूलना इस कॉन्सेप्ट को, याद रखना इस कॉन्सेप्ट को। शी वॉज सो बिजी डैश राइटिंग, तो क्या होता है इन राइटिंग, मतलब लिखने में, लिखने में वो इतनी बिजी थी दैट व्हेन द मेड केम, जब व्हेन द मेड केम व्हाट, मेड केम अप बाय या इन, मेड केम इन, कि जब मेड अंदर आई, शी डिडंट हियर हर, सिंपल है, मतलब वो लिखने में इतनी बिजी थी दैट व्हेन द मेड केम इन, कि जब मेड अंदर आई तो उसको पता नहीं चला। हरी अप, जल्दी करो, देयर इज स्टिल डैश वर्क लेफ्ट टू डू, वर्क जो है ना एक अनकाउंटेबल नाउन है, वर्क जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, अनकाउंटेबल। लॉट जो है, लॉट कुछ नहीं होता, या तो होता है अ लॉट ऑफ, या तो होता है लॉट्स ऑफ, या तो होता है लॉट्स ऑफ। इसके साथ में आप एक प्लूरल काउंटेबल नाउन भी लगा सकते हो, प्लूरल, क्या कर रहा हूं मैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी कि अगर काउंटेबल नाउन है तो वो क्या रहेगा, प्लूरल, क्या रहेगा, प्लूरल। लेकिन इसके साथ में आप अनकाउंटेबल नाउन भी लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, सिंगुलर लगेगा वो, क्या लगेगा, सिंगुलर, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल, क्योंकि अनकाउंटेबल को हम गिन नहीं सकते तो वो कभी प्लूरल नहीं बनेगा, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, दोनों लगता है, अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ के साथ में, सॉरी लॉट्स ऑफ है ये, अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, या तो अ लॉट ऑफ या तो लॉट्स ऑफ, तो केवल लॉट तो होगा नहीं आंसर, ठीक है। मच आ सकता है क्योंकि मच अनकाउंटेबल के साथ आता है, आपको पता है, मच वाटर, मच मिल्क, मच आता है अनकाउंटेबल के साथ, और आपको पता है जो वर्क है वो अनकाउंटेबल है, तो मच आ सकता है। होल, होल कभी अकेला नहीं आता, होल आता है द के साथ, द होल, द होल सही होता है, ठीक है, और होल जो होता है अकेला होल नहीं आता, द होल, तो यहाँ पर तो द नहीं है तो होल भी नहीं आएगा। मैनी आता है काउंटेबल नाउन के साथ में, जैसे कि मैनी पेन्स, मैनी बॉयज, लेकिन यहाँ पर अनकाउंटेबल है ना वर्क, तो मैनी नहीं आएगा, तो एक ही आंसर बचा मच, क्योंकि मच आपका आता है अनकाउंटेबल के साथ, समझ में आया, मच क्या आता है, अनकाउंटेबल के साथ जो है आता है, ठीक है। ही गेज्ड अराउंड द रूम, गेज का मतलब क्या होता है, देखना, इधर उधर घूरना, ही गेज्ड अराउंड द रूम डैश ले हिडन अ ट्रेजर चेस्ट, डैश डैश ले हिडन, डैश ले हिडन का मतलब, ले का मतलब पड़ा हुआ, हिडन का मतलब छुपा हुआ, मतलब वो रूम में ऐसे गेज करता रहा, मतलब ढूंढता रहा जहां पे छुपा हुआ पड़ा हुआ था, जहां पर छुपा हुआ और पड़ा हुआ था, अ ट्रेजर चेस्ट, अ ट्रेजर चेस्ट, यानी कि वहां पर एक खजाना जो था ना, उस रूम के अंदर एक खजाना छुपा हुआ था, कहीं पड़ा हुआ था, तो उसी को गेज कर रहा था। गेज का मतलब क्या होता है, घूरना, गेज का मतलब क्या होता है, घूरना या फिर देखना, घूरना या फिर देखना, समझ में आया। तो यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं भाई, एक आपको दे रखा वेयर बाय, एक आपको दे रखा वेयर एज, एक आपको दे रखा वेयर इन, एक आपको दे रखा है वेयर ऑफ। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेयर बाय, वेयर बाय का क्या मतलब होता है, वेयर बाय का मतलब होता है बाय विच, वेयर बाय का क्या मतलब होता है, बाय विच, मतलब जिसके द्वारा, या बिकॉज ऑफ विच, बोलते हैं ना बिकॉज ऑफ विच, जिसके कारण, जैसे आप बोलते हो ना बिकॉज ऑफ विच, जिसके कारण, तो जिसके कारण को अगर एक शब्द में बोल रहा हूं तो क्या बोलते हैं, वेयर बाय, क्या बोलते हैं, वेयर बाय, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया आपका वेयर बाय, तो वेयर बाय का मतलब क्या हो गया, बाय विच या फिर बिकॉज ऑफ विच, क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ विच, ठीक है। और वेयर एज का मतलब क्या होता है, ये तो पता होगा, वाइल ऑन द कॉन्ट्रेरी, वाइल ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द कॉन्ट्रेरी का क्या मतलब होता है, जब आप किसी चीज के कॉन्ट्रास्ट में बात करते हो, किसी चीज के कॉन्ट्रास्ट का मतलब अगेंस्ट, खिलाफ में, जैसे बोलते हैं ना कि एक तरफ तो तुम मेरे साथ होने की बात करते हो, वाइल ऑन द कॉन्ट्रेरी
तुम मेरी चुगली भी करते हो। तो वाइल ऑन द कॉन्ट्ररी को क्या बोल सकते हैं, वेयर एज। मतलब एक तरफ तुम मेरी तारीफ करते हो, वेयर एज तुम वहां जाके मेरी चुगली भी करते हो। तो वेयर एज का मतलब क्या है, वाइल ऑन द कॉन्ट्ररी, यानी कि किसको दिखाता है ये दिखाता है कॉन्ट्रास्ट को। किसको दिखाता है मेरे भाई, कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है, ठीक है। और वेयर इन का मतलब क्या होता है, वेयर इन का मतलब होता है इन विच प्लेस, इन विच प्लेस, इन विच प्लेस यानी कि जहां। इन विच प्लेस का मतलब क्या होता है, जहां। इन विच प्लेस का मतलब क्या होता है, जहां। तो यही तो बोलना चाह रहा है कि वो रूम को गेज करता रहा, अराउंड द रूम, पूरे रूम में गेज करता रहा जहां पड़ा हुआ था छुपा हुआ ट्रेजर, यानी कि छुपा हुआ खजाना। तो इन विच प्लेस यानी कि जहां छुपा हुआ था क्या, खजाना। जहां पर क्या छुपा हुआ था, खजाना। क्या छुपा हुआ था, खजाना। समझ में आ रहा है भाई, क्लियर है। अगला कर लोगे, ईच वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन द एनुअल फंक्शन। क्या आपको ईच और एवरी वन में डिफरेंस पता है, ईच और एवरी वन, ईच और एवरी, ईच और एवरी में डिफरेंस पता है। ईच और एवरी, ईच जो है ना एक एडजेक्टिव का भी काम करता है और ईच एक प्रोनाउन का भी काम करता है, लेकिन जो एवरी है ये केवल एक एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा दोनों में फर्क है, ठीक है। डिफरेंस नंबर वन, डिफरेंस नंबर वन। डिफरेंस नंबर टू, ईच जो है हम फॉर टू, दो के लिए भी यूज कर सकते हैं, फॉर मोर देन टू, फॉर मोर देन टू, दो से ज्यादा के लिए भी यूज कर सकते हैं। ईच का इस्तेमाल हम दो के लिए भी करते हैं और दो से ज्यादा के लिए भी करते हैं, ठीक है। लेकिन जो एवरी है इसका इस्तेमाल हम करते हैं फॉर मोर देन टू, फॉर मोर देन टू, यानी कि कभी भी दो के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करते। इसका इस्तेमाल हम करते हैं जब दो से ज्यादा की बात हो, जब दो से ज्यादा की बात हो, ठीक है। समझ में आ रहा है, हाँ कि ना। देखो अगर मैं बोलता हूँ ईच बॉय, क्या बोलता हूँ मैं, ईच बॉय, यानी कि ईच के बाद अगर डायरेक्ट नाउन है, अगर ईच के बाद क्या है, डायरेक्ट नाउन है, तो वहां पर जो ईच है वो एडजेक्टिव बन जाता है। क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। लेकिन अगर मैं ईच के बाद ऑफ लगा दूं, जैसे कि मैं बोल दूं ईच ऑफ द बॉयज, क्या बोल दूं मैं, ईच, यहां पर नहीं लिखते, अगर मैं लिख दूं ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज, तो ईच के बाद देखो नाउन तो है लेकिन साथ में ऑफ लग गया, साथ में क्या लग गया, ऑफ। तो जब ईच के बाद ऑफ लग जाए तो अब ये जो ईच है ना, ये ईच अब ये क्या है, अब आपका ये प्रोनाउन का काम कर रहा है, अभी एडजेक्टिव नहीं है, अब ये प्रोनाउन का काम कर रहा है। फर्क समझ में आ रहा है। अगर ईच के बाद डायरेक्ट नाउन है तो वो एडजेक्टिव है, अगर ईच के बाद ऑफ है तो वो प्रोनाउन है। लेकिन ये तो सिर्फ एडजेक्टिव है, प्रोनाउन तो नहीं है, यानी कि एवरी के बाद कभी ऑफ का इस्तेमाल नहीं होता। ये चीज याद रख लोगे, इसके बाद ऑफ का इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि एक प्रोनाउन है, लेकिन इसके बाद ऑफ का इस्तेमाल कभी नहीं होता। आप कभी भी ये नहीं बोल सकते एवरी ऑफ, एवरी ऑफ द बॉयज, कभी भी आप ये नहीं बोल सकते, वो क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। आप सीधा बोलोगे एवरी बॉय, क्या बोलोगे, एवरी बॉय, एवरी बॉय, सीधा बोलोगे एवरी बॉय, ठीक है। एवरी ऑफ द बॉयज नहीं बोलोगे, सीधा बोलोगे एवरी बॉय, क्योंकि एडजेक्टिव है। और दो के लिए नहीं लगाना, दो से ज्यादा के लिए लगाना है, ठीक है। बेसिक डिफरेंस था ये। ईच वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, मतलब जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उनमें से प्रत्येक को इन द एनुअल फंक्शन। और ये चीज ध्यान रखना कि इसके बाद देखो जो नाउन है वो सिंगुलर होता है, ईच के जस्ट बाद जो नाउन होता है, ईच के जस्ट बाद जो नाउन होता है वो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर, हमेशा क्या होता है, सिंगुलर। और नाउन अगर आपका सिंगुलर हो गया तो आपको पता आगे आने वाला जो आपका वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, वो सब भी सिंगुलर हो जाता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर नाउन आपका प्लूरल है, नाउन आपका प्लूरल है, लेकिन आगे जो वर्ब आता है सारा का सारा, वो सारा क्या रहता है, सिंगुलर। वो सारा क्या रहता है, सिंगुलर। यानी कि दोनों ही केसेस में जो आपका वर्ब है वो सिंगुलर होता है। ईच में क्या ध्यान रखना कि ईच के दोनों केसेस में, चाहे डायरेक्ट नाउन हो चाहे ऑफ के बाद नाउन हो, दोनों केसेस में आपका जो वर्ब है वो सिंगुलर ही होता है। वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो या एडजेक्टिव हो, सिंगुलर ही होता है। बस नाउन का फर्क होता है कि ऑफ के बाद नाउन आ जाएगा आपका प्लूरल, और अगर डायरेक्ट है तो वो आ जाएगा सिंगुलर। और एवरी के केस में क्या बोला मैंने, एवरी के बाद तो डायरेक्ट नाउन होगा हमेशा, ऑफ तो आएगा ही नहीं, तो नाउन भी सिंगुलर और आगे जो वर्ब है वो भी सिंगुलर। एवरी बॉय हैज, एवरी बॉय वॉज, एवरी बॉय इज, हमेशा सिंगुलर आएगा सब कुछ, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर ईच, ईच आ रहा है तो ईच वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, वन ऑफ द। मैंने कल आपको बताया था, कल या परसों है पता नहीं कब, कि वन ऑफ द, वन ऑफ दीज, वन ऑफ दोज, वन ऑफ देम, वन ऑफ माई, वन ऑफ योर के बाद जो नाउन आता है वो क्या आता है, प्लूरल। वो क्या आता है, प्लूरल। तो देखो प्लूरल नाउन है, लेकिन आगे जो वर्ब आता है वो सारा क्या आता है, सिंगुलर आता है। वर्ब या हेल्पिंग वर्ब या एडजेक्टिव सिंगुलर आता है। और वैसे भी यहाँ पर ईच आ रहा है तो यहाँ पर जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा, हाँ कि ना। क्या डिजर्व सिंगुलर है, नहीं, डिजर्व क्या है, प्लूरल है। जब तक हम वर्ब में एस ना लगाए वो प्लूरल बनता है। डिजर्व सिंगुलर है, बिल्कुल सिंगुलर है, एस लगा हुआ है। इज डिजर्विंग होगा क्या,
इज डिजर्विंग, ईच वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन द एनुअल फंक्शन इज डिजर्विंग एन अपलॉज, मतलब सब डिजर्व कर रहे हैं या सब डिजर्व करते हैं, सब डिजर्व करते हैं। यहाँ पर काम की कॉन्टिन्यूटी को नहीं दिखाना मुझे, ये मैं सोचना कि सर ये भी तो सिंगुलर है, कॉन्टिन्यूटी को नहीं दिखाना। हैव तो वैसे भी नहीं आएगा क्योंकि मुझे सिंगुलर चाहिए, ये प्लूरल है, तो यानी कि क्या आ जाएगा, डिजर्व्स, क्या आ जाएगा, डिजर्व्स, ठीक है। द एयर क्वालिटी इज सो बैड, एयर क्वालिटी इतनी बुरी है, दैट, सो और दैट का पेयर बनता है मेरे भाई, याद रखना, ठीक है। सो और दैट का पेयर बनता है सो और दैट, सो और दैट। हिंदी क्या बनती है, इतना की, इतना की, ठीक है। सो और दैट का पेयर बनता है, हिंदी क्या बनती है, इतना की। जैसे कि द एयर क्वालिटी इज सो बैड, एयर क्वालिटी इतनी बेकार है कि इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ब्रीथ, कि सांस लेना भी क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो सो के साथ में दैट का पेयर बनता है, ठीक है। सो के साथ में एज का भी पेयर बनता है, कब बनता है, जब आपका सेंटेंस नेगेटिव हो और इनके बीच में एक पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो। बता चुका हूं ये भी मैं आपको, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो, पॉजिटिव डिग्री बता चुका हूं। ये कब लगाते हैं, जब दो लोगों के इक्वल नहीं होने की बात करते हैं, जैसे ही इज नॉट सो गुड एज यू, है ना, ही इज नॉट सो गुड एज यू। लेकिन यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि एयर क्वालिटी इतनी बुरी है कि सांस लेना मुश्किल है। तो जब इतना की का साउंड आए, यहाँ पर दो चीजों को कंपेयर तो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि इतना बुरा है की, तो जब इतना और की बात हो जाए तो क्या लगा देते हैं, सो दैट, क्या लगा देते हैं, सो दैट। सो दैट के बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं, ये क्लास थोड़ी सी लंबी खिंचती हुई मुझे दिख रही है ना। तो मैं सो दैट का जो कॉन्सेप्ट है वो अगली क्लास में मैं आपको कराऊंगा, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है सो दैट का, अगली क्लास में मैं आपको सो दैट के बारे में पूरा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। सो दैट और टू टू, सो दैट और टू टू, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या अंतर है, वो सब कुछ मैं आपको बहुत आराम से समझाऊंगा, बहुत मजा आपको आने वाला है, ठीक है। इफ आई गो टू बैंगलोर, अगर मैं बैंगलोर जाता हूं, देखो ये इफ क्लॉज हो गया, बताया था मैंने आपको, तीन मेन क्लॉज बताए थे। अगर आपका इफ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट से बन रहा है तो आपका मेन क्लॉज किससे बनता है, विल शैल के साथ V1, तो विल शैल के साथ V1। बताई हुई चीज को दोबारा रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है, अगर आप डेली क्लास ले रहे हो तो आपको पता होगा। आई ट्रस्ट हिम कंप्लीटली, मैं उस पर पूरी तरीके से भरोसा करता हूँ। हिज कंडक्ट, उसका जो व्यवहार है, इज डैश सस्पिशन, एक फ्रेज होता है अबव सस्पिशन, एक फ्रेज होता है अबव सस्पिशन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है संदेह से परे, संदेह यानी कि डाउट, संदेह यानी कि डाउट से परे। डाउट से परे का मतलब कि मतलब कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं, मतलब उसका जो बिहेवियर है, उसका जो कंडक्ट है, इज अबव सस्पिशन, मतलब संदेह से ऊपर है, संदेह से ऊपर मतलब कोई उस पर शक नहीं कर सकता। अबव सस्पिशन फ्रेज होता है, याद रखने वाली चीज है, समझाने वाली चीज नहीं है। अबव सस्पिशन, ठीक है, यानी कि संदेह से परे। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, बाय द टाइम यानी कि जिस समय तक, बाय द टाइम जिस समय तक, कल मतलब बाय दिस टाइम, सॉरी बाय दिस टाइम, इस समय तक, कल, कल इस समय तक यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है, कल इस समय तक, आई डैश द वर्क, आई डैश द वर्क, मैं इस काम को करूंगा, कल इस समय तक मैं इस काम को करूंगा या कर रहा होऊंगा या कर चुका होऊंगा। तो जब यहाँ पर बाय दिस टाइम लग जाना तो आप समझ जाना कि काम को खत्म करने की बात हो रही है, मतलब ये हमेशा परफेक्ट में लगता है, किस में लगता है, परफेक्ट में। तो फ्यूचर परफेक्ट किससे बनता है, विल शैल, विल शैल के साथ में क्या आता है, हैव आता है, और हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही आपको ढूंढना है ऑप्शन में। विल शैल के साथ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो सेकंड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है। विल शैल के साथ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी आ रहा है, हैव चाहिए, तो ये इसका आंसर है। बाय दिस टाइम टुमारो, कल इस समय तक, आई विल हैव डन, मैं कर चुका होऊंगा, द वर्क, इस काम को जो मुझे असाइन किया गया है। ऑल क्लियर। अब मैं अगर आपको ईमानदारी से बताऊं तो पिछले कई दिनों से मैं ठीक से सोया नहीं हूँ, कंटेंट बनाने के चक्कर में, क्लासेस लेने के चक्कर में, बहुत सारी चीज़ों के चक्कर में। और टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं बिल्कुल भाइयों वाली बात आपसे करूं तो मेरा जो लोअर बैक है ना, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, और ये पिछले 3 दिन से हो रहा है। मतलब मैं इसको ऐसे टच भी कर रहा हूँ तो भी पेन हो रहा है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। मतलब अभी भी मैंने ये माइक भी लगाया हुआ है ना, काफ़ी देर से लगाया हुआ है, तो यहाँ पे भी जो पूरा है ना, ये कान वान पूरा दर्द हो रहा है। तो ये बहुत डिफिकल्ट काम होता है, नॉन स्टॉप जब आप बोलते हो बहुत डिफिकल्ट काम होता है। लेकिन मैं इतना क्यों कर रहा हूँ पता है उसके पीछे रीज़न क्या है। कई बच्चे ऐसे बोलते थे कि सर आप अपने लिए कर रहे हो, ये सर आपको इससे फ़ायदा मिलेगा, सर आपका यूट्यूब बढ़ेगा, सर आपको बच्चे देखेंगे, आपका नाम बनेगा। बिल्कुल बनेगा, तो इसमें गलत क्या है। मैं उस चीज़ के लिए मेहनत कर रहा हूँ, और मेहनत मैं गलत तरीके से तो नहीं कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ मैं अच्छे तरीके से, आप लोगों के लिए कंटेंट बना रहा हूँ, आप लोगों को सेलेक्ट करवाऊंगा, आप लोगों की नौकरी लगेगी, तो अच्छा है ना। तो अगर ऐसा करने से अगर आप लोगों की नौकरी लग जाती है तो भैया मैं तो चाहता हूँ कि ऐसी मेहनत मैं करता रहूँ। मेरे लोअर बैक में बहुत पेन है अभी भी, बहुत ज़्यादा। और अभी भी आप जानते हो, अभी
जब ये क्लास देखो 12:38 हो रहे हैं, आपको वहाँ से दिखेगा नहीं दिखेगा आई डोंट नो, 12:38 हो रहे हैं, है ना। मैं इस समय क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अभी भी सोना नहीं है, रात के 12:40 हो रहे हैं लेकिन अभी भी सोना नहीं है। अब बैठ के अगली क्लास का कंटेंट सारा बनेगा, फिर एक दो और काम है, अपलोड वगैरह करना कुछ कुछ, वो सारा करूँगा, तो बहुत काम है अभी भी। तो मैं आपसे इसलिए कहता हूँ कि अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं दिखाओगे ना, अगर आप मेरे को नहीं दिखाओगे कि हाँ सर हम आपके साथ खड़े हैं, हम वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं सर, हम वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं सर, हम कमेंट भी करके जा रहे हैं, तो जब तक मुझे चीज़ें नहीं दिखेंगी ना, ट्रस्ट में मेरा इस पर मन नहीं करेगा काम करने का। मैं करूँगा हालांकि, वो अलग बात है कि मैं करता रहूँगा क्योंकि मैं बीच में साथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मेरे अंदर से फिर ऐसी आवाज़ आएगी कि यार मैं बेकार में कर रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है करने का, ठीक है। इसीलिए भाई सपोर्ट बनाए रखा करो, ठीक है, मेहनत किया करो। पिछली 5 क्लासेस में आपने मेरे को इतना थका हुआ नहीं देखा होगा जितना आज देखा होगा आपने, क्योंकि सच में मेरी ऐसी तैसी हो चुकी है पिछले कई दिनों से, बहुत सारी क्लासेस मेरे को लेनी पड़ रही है। अभी एमटेस के लिए भी क्लास लेके आऊँगा अलग से, तो बहुत कुछ चल रहा है। तो आप लोग वीडियो को प्यार दिखाओ, मैं आपसे मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को भाई गुड नाइट और जय हिंद।